भी रायपुरी हो? यस, मैं रायपुर में हूँ। ओके ओके। ठीक है, तो वेलकम अगेन फॉर डे 2 ऑफ ग्राफोलॉजी अवेयरनेस वर्कशॉप। कल की रिकॉर्डिंग आ गई है, मैं इसके बाद ही शेयर कर दूंगी। तो कल जो था एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन था, जिसमें वी डिस्कस्ड अबाउट क्या क्या हो रहा है, कैसे हम उसे मॉनिटर कर सकते हैं, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, एंड आपके व्यूज भी मैंने सब नोट डाउन किए, जिसको हम फ्यूचर में इनकॉर्पोरेट करेंगे अपनी ट्रेनिंग में। और जैसे कि मैंने कल भी यही बोला, मैं 5 डेज ग्राफोलॉजी में कुछ सिखाने नहीं आई हूँ, एक अवेयरनेस क्रिएट करने आई हूँ। इतनी जल्दी सीखना मतलब एक पार्ट होगा जो आपको प्रोफेशनल नहीं बना पाएगा, ना ही आपको इतना ज्यादा नॉलेज दे पाएगा कि आप किसी की एनालिसिस कर सके हैंडराइटिंग की, या किसी को बता सके कि यहाँ पे ये गलत है या ये सही है। क्योंकि गलत सही कुछ भी नहीं होता है। जैसे हमारा फिंगरप्रिंट यूनिक है, जैसे हमारा सिग्नेचर यूनिक है, वैसे ही हमारी हैंडराइटिंग भी एकदम यूनिक है। कोई भी दो पर्सन के हैंडराइटिंग ट्रेड्स एक दूसरे से नहीं मिल सकते, चाहे वो ट्विंस ही क्यों ना हो, आइडेंटिकल ट्विंस ही क्यों ना हो। सबकी ब्रेन राइटिंग अलग है, क्योंकि सबका ब्रेन अलग है। इसे हम कॉन्शियस लेवल पे कंट्रोल करना चाहेंगे तो भी कंट्रोल नहीं कर सकते। किसी की सिग्नेचर, किसी का हैंडराइटिंग कॉपी करना चाहेंगे तो भी कॉपी नहीं कर सकते। सुपरफिशियल लेवल पे लगेगा कि हमने कॉपी कर लिया, बट जिसे ग्राफोलॉजी की नॉलेज है, जो इसे डिकोड करना जानता है, उसे क्लियर पता चल जाएगा कि नहीं, कहाँ कहाँ पे जो चीजें हैं वो एग्जैक्टली ये पर्सनालिटी से दूसरी पर्सनालिटी की ट्रेड्स मैच होते ही नहीं है। तो अब जब हैंड राइटिंग इतना यूनिक है जैसे कि आपका फिंगरप्रिंट, तो आप सोचिए इसमें कितना पावर होगा। आपका आइडेंटिटी ही आपके जैसे थंब इम्प्रेशन हो गया या फिंगर के इम्प्रेशन हो गए, उससे जब देखा जाए तो यूनिक ही है। कई जगह आईडी प्रूफ में लिया जाता है, एज एड्रेस तो उसमें लिया जाता है, आइडेंटिफिकेशन के लिए लिया जाता है। तो सिमिलर वे में हैंडराइटिंग भी बिल्कुल यूनिक है। ठीक है, देन अब हमने सैंपल कुछ शेयर किए हैं, इसके बारे में जाएंगे, बट उसके पहले थोड़ा सा बेसिक्स जो ग्राफोलॉजी के बारे में है। लाइक इसकी हिस्ट्री वगैरह के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगी, वो आपको इंटरनेट में भी काफी मिल जाएगा। जैसे चाइनीज ने स्टार्ट किया था 3000 ईयर्स अगो, 18 टू 19 सेंचुरी में फिर इसे मतलब अलग अलग कंट्रीज ने किया। इसके बारे में बहुत सारे ये भी है कि हमने किया, इस तरह के कॉन्टेक्स्ट भी है। तो ये पॉपुलर ज्यादा हुआ जब ये इसकी स्क्रिप्ट को मतलब इसका जो नॉलेज है उसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में। तो ये 18 सेंचुरी से ये थोड़ा थोड़ा जानने लगे लोग, और 19 सेंचुरी में आके ग्राफोलॉजी को भी पॉपुलर होते हुए हमने देखा। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, ये सब पुराने जो साइंस है। न्यूमरोलॉजी फिर भी मॉडर्न है, बट एस्ट्रोलॉजी वो हर कोई जानता था, चाहे वो इंटरनेट में पॉपुलर हुआ नहीं हुआ। बट ग्राफोलॉजी को धीरे धीरे लोग जानने लगे, और आज के डेट में ये एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट साइंस है। बहुत ज्यादा इसमें आपको स्कोप है। जैसे कि बाकी सारे केसेस होते हैं सॉल्व करने के, उसमें ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए ये साइंस यूज किया जाता है। तो इसे पॉपुलर किया गया 18 टू 19 सेंचुरी में, और आज की डेट में कोई भी ये नाम सुनेगा, अगर पता नहीं कि ग्राफोलॉजी होता क्या है, तो हैंडराइटिंग के नाम से भी, हैंडराइटिंग एनालिसिस के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये ब्रेन की राइटिंग है, जैसे हमने कल देखा। और हैंड राइटिंग जो हमारी होती है, वो क्योंकि लगभग हर कोई लिखता ही है, चाहे कोई भी लैंग्वेज में कोई भी स्क्रिप्ट में लिखे, वो अब आज नहीं तो कल कभी जरूरत पड़ती है तो लिखना ही पड़ता है। आईटी फील्ड में जो है वो बहुत कम यूज करते हैं राइटिंग को, क्योंकि वो लैपटॉप, कंप्यूटर्स, कोडिंग, डिकोडिंग, वो सारे कीबोर्ड ये सारे यूज करते हैं, तो फिंगर ज्यादा यूज होते हैं। बट ये जब दो तीन फिंगर्स आपस में, जैसे ध्यान मुद्रा भी हम करते हैं, ये दो
इसका इम्पोर्टेंस अलग ही है। जब हम पेन पकड़ते हैं और ये जब फिंगर्स आपस में टच होते हैं तो वहां से ही आपके बहुत सारे जो स्किल्स है या फिर आपके ब्रेन में जो इम्प्रिंट पड़ता है या मेमोरी शार्प होती है। तो इसलिए कहते हैं कि जब हम बात करते हैं, आप जैसे लेक्चर कोई सुन रहे हैं, क्लास कोई सुन रहे हैं, तो 15 to 20% आपको याद रहता है। लेकिन जब आप नोट्स बना लेते हैं, मतलब पेन टू पेपर, आपने उसको लिख लिया, तो वो आपका 80 to 90% आपके ब्रेन में जाके फिक्स हो जाता है परमानेंट। परमानेंट नहीं कहूंगी, बट वो 80 to 90% अपना इम्प्रिंट छोड़ता है जब हम लिखते हैं। जब बोलते हैं 15 to 20%। अब ये भी एक है कि अगर विद इन 24 आवर्स आप उसको रिवाइज कर लें, आपके नोट्स को आप विद इन 24 आवर्स रिवाइज कर लें, तो वो और पक्का हो जाता है। आप उसे भूलते नहीं है, और विद इन 48 आवर्स भी उसे कर सकते हैं, बट रिपीटेडली आपको कोई भी चीज 24 आवर्स के अंदर में एक बार रिवाइज करनी होती है, तब वो जाके ब्रेन सेल्स में, मेमोरी सेल्स में उसका इम्प्रिंट पक्का होता है, स्ट्रांग होता है। अब ये हैंड राइटिंग एनालिसिस कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन थोड़े से इसके बारे में, देन वी विल गो टू प्रैक्टिस। कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, तो मेजरली ये हम पर्सनालिटी डिकोड करने में यूज करते हैं। पर्सनालिटी, तो पर्सनालिटी में सब कुछ आ जाता है। रिक्रूटमेंट में यूज किया जाता है, जैसे कंपनी में रिक्रूटमेंट है, एचआर टीम है, वहां पे राइट फिट कैंडिडेट फॉर देयर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस बाइफरकेशन के लिए किसका स्ट्रेंथ क्या है, कौन कहाँ अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, इसके लिए यूज किया जाता है। कंपैटिबिलिटी या फिर मैरिज कंपैटिबिलिटी आप कह सकते हैं। डेटिंग भी आजकल कहा जाता है, डेटिंग कंपैटिबिलिटी। अगर दो इंडिविजुअल है जो मैरिज के लिए अपने आप को रेडी कर रहे हैं, तो वो जानने के लिए कि मैरिज में कंपैटिबिलिटी इनकी कितनी अच्छी रहेगी, तो एक दूसरे के जब वो ट्रेड्स को समझते हैं एक एक्सपर्ट के थ्रू कि इनके क्या स्ट्रेंथ है, इनकी क्या वीकनेसेस है, इनका क्या बिहेवियर पैटर्न है, ये कैसे है, दोनों एक दूसरे को जब समझते हैं तो एक अवेयरनेस वहां पे जनरेट होती है, क्रिएट होती है, जहाँ पे उनके रिलेशनशिप को अगर वो फर्दर मूव अहेड करते हैं तो स्ट्रांग होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। सिमिलरली बिजनेस पार्टनरशिप, कोई अगर दो पार्टनर, मैरिज पार्टनर भी हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप में भी अगर आपको लॉन्ग रन में एक साथ अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करते हुए बिजनेस रन करना है, तो बिजनेस कंपैटिबिलिटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में भी देखा जाता है एंड न्यूमरोलॉजी में भी देखा जाता है कि ये बिजनेस पार्टनर्स अगर एक साथ बिजनेस करते हैं तो क्या स्कोप है, क्या पॉसिबिलिटीज है, कितना स्ट्रांग है, कैसा चलेगा। सिमिलर वे में हैंड राइटिंग एनालिसिस से भी दोनों की, बिजनेस पार्टनर्स की कंपैटिबिलिटी को हम चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कल, मॉनिटरिंग अवर चिल्ड्रन और किड्स, टीचर मॉनिटर कर सकती है, पेरेंट्स मॉनिटर कर सकते हैं, इंटरफेयर नहीं, मॉनिटर। देन उसको अपने तरीके से समय रहते कैसे हम उसे कंट्रोल में लाएं, पैटर्न चेंज किया जाए, काउंसलिंग कराई जाए, या क्योंकि इसके बारे में और थोड़ा ज्यादा मैं बोलूंगी कि आजकल जब तक सुसाइड अटेम्प्ट हो नहीं जाता तब तक पता नहीं चलता कि जो स्टूडेंट था, जो बच्चा था, क्या चल रहा था उसके माइंड में। तो ये ह्यूमन बिहेवियर साइकोलॉजी के साथ साथ में किड्स की साइकोलॉजी, कि वो कैसे रेडी हो रहे हैं, उनका अपब्रिंगिंग से या फिर आउटसाइड एनवायरनमेंट से उनके माइंड में, उनके ब्रेन में क्या असर हो रहा है, वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, हर कोई बोल के नहीं बताता। तो जब हैंड राइटिंग हम लेते हैं तो भले आप ना बताएं, इसमें बहुत कुछ फैक्टर्स निकल के आ जाते हैं, ट्रेड्स निकल के आ जाते हैं, जिसे डिकोड करके पता लगाया जा सकता है कि ये क्या चल रहा है माइंड में। तो सुसाइडल टेंडेंसीज हम हैंड राइटिंग से फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको ये अवेयरनेस, ये मैं सिखाऊंगी, आपको ये अवेयरनेस रहा किसी भी बच्चे या किसी भी एडल्ट के राइटिंग में, आप अगर सुसाइडल टेंडेंसीज देखते हैं तो आप किसी की जान बचा सकते हैं समय रहते उनको कहीं अच्छे काउंसलर के पास में भेज के, या फिर उनके पेरेंट्स को, या अगर स्कूल में टीचर है वो कहीं देखते है कि, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं एक क्लास में, एक टीचर को काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए।
अगर सुसाइडल टेंडेंसीज किसी भी बच्चे में अगर देखा जाए तो ये वार्निंग साइन है, अलर्ट होने की जरूरत है, जान बचाई जा सकती है। कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कोटा में पढ़ने जाते हैं, बहुत कंपटीशन है, प्रेशर होता है, पेरेंट्स का भी अपब्रिंगिंग में अलग अलग टाइप के पेरेंट्स होते हैं, उनके प्रेशर में कभी बच्चे कर लेते हैं, ये कदम उठा लेते हैं, समझ नहीं पाते, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, बट समय रहते ये हो सकता है। तो सुसाइडल टेंडेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसपे हमें फोकस करना चाहिए, किसी की मदद करनी चाहिए। दूसरा, जैसे कि आजकल बच्चों में ना जेलेसी भी बहुत, एक दूसरे को देख के उसके पास ये है मेरे पास नहीं है, तो ऐसे जेलस फील करना। और पेरेंट्स की भी आदत आजकल ऐसे बन गई है कंपैरिजन की, देखो उसको देखो, इसको देखो, तुमको देखो, तुम क्या कर रहे हो, उसके मार्क्स देखो, उसके एक्टिविटीज देखो, इस तरीके की हो जाती है। देन एज पूनम मैम राइटली सेड यस्टरडे कि आजकल वो प्लेग्राउंड में कम जा रहे हैं बच्चे, तो जब बच्चों के अंदर एग्रेशन आता है तो वो अगर फिजिकल फॉर्म में निकल जाए, गेम्स में, स्पोर्ट्स में, डांस में, तो आजकल ये जो स्पोर्ट्स गेम्स ये स्कूल में भी जो है एवरी डे का चीज तो नहीं रह गया है, वीकली वंस ये होता है, वीकली वंस कोई और एक्टिविटी हो जाती है, पढ़ाई को ज्यादा फोकस किया जाता है। तो बच्चे को प्रॉपरली अगर अपने कंपाउंड में या सोसाइटी में अच्छा प्लेग्राउंड नहीं है, फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है, कोई कोच के अंडर में ट्रेनिंग नहीं हो रही, तो रेगुलर एक्सरसाइज या रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी जो है वो रिड्यूस होता जा रहा है, जिसकी वजह से कभी कभी बच्चे बिल्कुल घर में ही रहना पसंद करते हैं, कोई कोई अपने आप को कैद करके भी रखना पसंद करते हैं, इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। तो इंट्रोवर्ट कैसे देखा जाए ये सभी मैं आपको बताऊंगी, जेलेसी कैसे देखना है वो बताऊंगी, सुसाइडल टेंडेंसीज कैसे देखना है वो बताऊंगी, फिर हाइडिंग टेंडेंसीज कैसे देखना है वो बताऊंगी। बच्चे छुपाते हैं, अगर वो पेरेंट्स को आके ना बताएं कोई भी रीजन से, तो सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा इनिशियली। जब ये चीज बड़ा होके आएगा, कहीं बाहर से पता चलेगा, जब तक देर हो चुकी होगी, और फिर या तो पनिशमेंट होगा या तो कुछ और होगा। तो बच्चे अगर कुछ हाइड कर रहे हैं तो पेरेंट्स ही अच्छे तरीके से उसको समझ के काउंसलिंग अपने तरीके से कर सकते हैं कि ये बच्चा हमसे छुपा क्यों रहा है। तो हाइडिंग टेंडेंसीज हो गए, एग्रेशन जैसे मैंने बोला एग्रेशन हो गया, तो ये सारे फैक्टर्स को हम मॉनिटर कर सकते हैं और उनके बारे में पहले ही समय रहते हम कुछ एक्शन ले सकते हैं। तो एक्शन के साथ साथ इमोशन की बात करते हैं कि ये हैंड राइटिंग में क्या इम्प्रिंट्स आते हैं। तो वी एज एन इंडिविजुअल, पहले हम हमारी आइडेंटिटी खुद से नहीं क्रिएट होती है, हमारे आइडेंटिटी हमारे माता पिता यानी पेरेंट्स से क्रिएट होती है। तो जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम फर्स्ट टाइम हो रहा होता है इनिशियल स्टेजेस में, तो 0 to 7 years का टाइम मदर के लिए होता है, मदर से बच्चा प्रोग्राम हो रहा होता है 0 to 7 - 9, सॉरी +9, वो 9 months इन द वुम्ब, क्या मदर के थॉट्स हैं, क्या वो सोच रही है, क्या उसके एक्शन से क्या एक्टिविटीज चल रहे हैं, वो सभी भी प्रोग्रामिंग में होता है एक एक चीज। तो मदर के साथ में प्रोग्रामिंग पहले हुआ करता था 0 to 7, क्योंकि आजकल बहुत चीजें फास्ट मूविंग होती जा रही हैं, तो अभी वो चीज रिड्यूस होके आई कंसिडर इट एंड मेनी अदर ग्राफोलॉजिस्ट दे कंसिडर इट एज 0 to 6 years ऑफ एज, जहाँ पे बच्चा मदर के साथ में ज्यादा क्लोज होता है, मदर उसकी सिक्योरिटी को ध्यान रखती है, उसका इमोशंस, फूड, तो फूड भी एक तरह का इमोशन से ही रिलेटेड है ना, माँ के हाथ का खाना इट इज अ काइंड ऑफ इमोशन। देन देखती है कि हर तरह से बच्चा सिक्योर्ड है हर एक एस्पेक्ट में, तो वो 0 to 6 years ऑफ एज। पहले जो 7 to 14 years ऑफ एज हुआ करता था, वो पेरेंट्स में फादर का रोल उसमें प्ले होता था, जो कि एक्शन का होता था। जैसे ही बच्चा 7 years 6 years क्रॉस करता है, तो उसे अभी मदर थोड़ी सी अपने आप को फ्री महसूस करती है, क्योंकि बच्चा अभी खेलने लगा, कूदने लगा, बाहर जाने लगा, उसे इंडिपेंडेंटली या फादर के साथ में बाहर भेज दिया, तो फुटबॉल खेलने फादर लेके जा रहे हैं, क्रिकेट खेलने लेके जा रहे हैं, कहीं उनके साथ में बाहर लेके जा रहे हैं, तो ऐसे करके एक्शन का पीरियड होता है।
तो वो फिर प्रोग्राम होते हैं अपने फादर से, जो कि होता है एक्शन ओरिएंटेड। तो इमोशन फ्रॉम मदर एंड एक्शन फ्रॉम फादर। अब जैसे कि 0 to 6 अगर हो जाता है मदर का एट प्रेजेंट करंट सिचुएशन एनवायरनमेंट को देखते हुए, तो फिर 7 to 12 हो जाता है फादर। 12 में बच्चे आजकल मेंटली फिजिकली नॉट वी कैन से, पहले क्योंकि 14 इयर्स में वी कैन कंसिडर अ पर्सन टू रिप्रोड्यूस। जब वो रिप्रोड्यूस होने लायक हो जाता है, करने लायक, देन ही इज एन एडल्ट और शी इज एन एडल्ट। तो आजकल वो चीजें रिड्यूस होकर 12 इयर्स में ही देखी जा रही है। 12 इयर्स में तो अभी जो मैं कहती हूँ कि हैंड राइटिंग थेरेपी हम 14 इयर्स के बाद देना चाहिए बच्चों को, स्टूडेंट्स को, या किसी टीनेज में आने के बाद, तो वो आप 10, 11, 12 से शुरू कर सकते हैं हैंड राइटिंग थेरेपी। जैसे मैंने अभी पैटर्न देना स्टार्ट किया। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम हैंड राइटिंग के अल्फाबेट्स को नहीं चेंज करते हैं, थेरेपी उनकी नहीं रहती है। हम उनके ब्रेन, सबकॉन्शियस ब्रेन के पैटर्न को रिवर्स करने के लिए शेप्स, अलग अलग लूप्स, अलग अलग, जैसे उनको एक्शन ओरिएंटेड बनाना है, इमोशंस डेवलप करना है, सबकॉन्शियस में अगर कुछ इधर उधर की बातें आ रही हैं, जैसे बच्चे कुछ भी स्टोरी क्रिएट कर लेते हैं, देख के एनवायरनमेंट से बना लेते हैं। जो बच्चे एक्सप्रेस करते हैं उनके लिए ठीक है, जो एक्सप्रेस नहीं करते उनके लिए उनके माइंड में जो भी कचरा जा रहा होता है इधर उधर से, बातों से, इंटरनेट से, यहाँ से वहां से, वो सभी चीजों को हम सबकॉन्शियस माइंड से रिमूव कर सकते हैं पैटर्न के थ्रू। तो वो पैटर्न्स हम डिस्कस करेंगे कुछ। नाउ लेट्स कम टू फॉर द, जैसे कि आप लोगों को सैंपल अगर लिखना हो या लेना हो तो उसके बारे में बता रही हूँ, ताकि रिकॉर्डिंग रहे तो डाउट ना आए, बार बार ये क्वेश्चन ना आए कि इससे लिखें या उससे लिखें, कैसे लिखें, क्या लिखें। तो जब आप अपने बारे में लिख रहे होते हैं, अबाउट योर सेल्फ या आपके थॉट्स, तो वो कहीं ना कहीं आपके मेमोरी में होता है और आप अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। आप अगर किसी चीज को कॉपी करते हैं, कहीं से बुक से स्टोरी है, आर्टिकल है, तो वो चीजें जब कॉपी होती है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उतना एक्टिव नहीं होता है, आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, क्योंकि आपको वहां से कॉपी करना है, वहां से देखनी है, कॉपी करना, देखना है, कॉपी करना। तो वो चीज क्या है, आपका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एक्शन में नहीं है, खाली आपका आईज देख रहा है, आपके ब्रेन अल्फाबेट्स एंड वर्ड्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और आपके फिंगर्स उसे कॉपी किए जा रहे हैं। तो इसलिए जब हम लिखने के लिए बोलते हैं तो कहते हैं कि आप अपने बारे में लिखें, क्योंकि पर्सन के बारे में जब वो खुद अपने बारे में लिखता है तो भले वो कॉन्शियस लेवल पे अवेयर ना हो, बट हैंडराइटिंग में बहुत कुछ जो सबकॉन्शियस में रखा होता है, पड़ा होता है, अच्छी चीजें, खराब चीजें, वो सारे इम्प्रिंट पेपर पे हैंडराइटिंग के थ्रू आती है। सिमिलरली कौन सा टाइम इम्पोर्टेंट है लिखने के लिए? तो टाइम इम्पोर्टेंट होता है जब हमारा माइंड स्ट्रेस फ्री होता है। तो 3 सिचुएशन में हम अपने माइंड को थोड़ा देखा जाता है कि कोई भी सिचुएशन में पर्सन हो, अगर वो ये 3 टाइमिंग फॉलो करता है सैंपल लिखने के लिए, हैंडराइटिंग सैंपल लिखने के लिए, तो उसका जो रिजल्ट है, जो आउटपुट है, जो भी वो लिख रहा है, उसकी इम्प्रिंट बहुत अच्छी क्लियर निकल के आती है, सबकॉन्शियस की रीडिंग पेपर पे एक्सरे की तरह आती है। तो वो होता है मॉर्निंग, हम जब भी उठते हैं इमीडिएटली विद इन 1 आवर हमारा सबकॉन्शियस बहुत एक्टिव है, बॉडी को प्रॉपर रेस्ट मिलता है रात भर और माइंड को रेस्ट मिलता है। तो इसका मतलब अर्ली मॉर्निंग नहीं होता है, पर्सन कभी भी जब सो के उठे, जो रात की नींद कंप्लीट करके अगर 11-12 बजे भी उठे, तो उसके बाद का जो 1 आवर का टाइम है बहुत अच्छा टाइम होता है जब आप हैंडराइटिंग सैंपल लिख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जो हम बोलते हैं वो है बिफोर रिटायरिंग टू बेड। जब आपके डेली कोर्स कंप्लीट हो चुके हैं, अब आपको पता है कि अब तो मुझे रेस्ट ही करना है, सोना ही है, तो माइंड थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री होता है, क्योंकि अब जो करना है अब तो कल करना है, आज का तो हो गया। तो आप फ्रेश होके अगर हुआ तो एक बार बात ले सकते हैं। जैसे अगर हम बात लेते हैं ना तो सबकॉन्शियस भी क्लीन होता है। अगर कुछ लिख रहे हैं तो आउटसाइड स्ट्रेस कुछ है, आउटसाइड की कुछ एनर्जी है, तो वो एक बार बात लेने से, नहाने से क्लियर होती है, तो हम फ्रेश माइंड से लिख सकते हैं। अगर वो नहीं भी कर पा रहे तो अगर हम हाथ पैर धो के कपड़े चेंज कर लेते हैं तो भी ये इफेक्ट आ जाता है।
तीसरा इम्पोर्टेंट टाइम होता है, सपोज किसी को रात में भी नहीं हो पा रहा है, किसी को सुबह भी नहीं हो पा रहा है, तो आफ्टरनून में एक पावर नैप लेने के बाद, सपोज आफ्टरनून में खाना खाने के बाद लोग प्रिफर करते हैं कि कम से कम 10-15 मिनट्स इमीडिएटली काम ना करें। तो पावर नैप वो होता है कि आप टेबल पे भी सर रख के थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं, अपने माइंड को, अपने आईज को थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं, वो पावर नैप होता है। नींद में जाना जरूरी नहीं। तो एक ब्रीदिंग पैटर्न रिलैक्स होता है, माइंड रिलैक्स होता है। तो 15 टू 20 मिनट्स ऑफ पावर नैप के बाद आफ्टरनून में अगर किसी को टाइम है तो वो टाइम में भी सैंपल लिखा जा सकता है। 3 टाइम है, कोई भी टाइम जिसको कंफर्टेबल है चूज कर सकते हैं। नाउ टाइमिंग हो गया। नाउ कैसे लिखना है, आपका हैंड का पोजीशन कैसा होना चाहिए। तो हाथ में पकड़ के लिख रहे हैं, हिल रहा है, तो प्रॉपर आपका जो ग्राफ है वो नहीं बनेगा। या तो टेबल के ऊपर में आप रखिए, और अगर हाथ में रख के लिख रहे हैं तो राइटिंग पैड नीचे रखिए, और प्रॉपरली आपका ये जो एल्बो है वो आपको, ये जो एल्बो है थोड़ा सपोर्ट में होना चाहिए, ताकि आपका हाथ हिले ना, ऐसे ना हो वैसे ना हो। ठीक है, तो ये एल्बो सपोर्ट में रहे, टेबल पे रख के लिखें। या फिर अगर आप लैप में रख के लिखना चाहते हैं तो कुछ कुशन पिलो, उसके ऊपर राइटिंग पैड, ताकि हाथ को रेस्ट मिले, एल्बो को रेस्ट मिले, और फिर आप प्रॉपरली लिख पाए। ये एक हैंड का पोजीशन हो गया। लिखना किससे है, बॉल पेन से लिखना है, क्योंकि प्रेशर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रेशर को मेजर करने के लिए अगर आप इससे लिखेंगे इंक पेन या जेल पेन, तो उसको आपको बहुत लाइट प्रेशर से लिखना होता है, वो ऑटोमेटिकली इंक फ्लो होता है, जेल फ्लो होता है। बॉल पेन होता है कि थोड़ा आप प्रेशर लगा सकते हैं, तो आपका जो एक्चुअल प्रेशर है वो आपको बॉल पेन से आता है। पेंसिल से भी लिख सकते हैं, बट पेंसिल से जनरली नहीं लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक और एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जिसको कहते हैं पेस्ट्रोसिटी। ठीक है, अभी आपको इसमें ज्यादा ध्यान देने की, मैं जो भी है ब्रीफ कर दूंगी। तो पेस्ट्रोसिटी क्या होता है, एक्स्ट्रा फ्लो ऑफ इंक। अगर आप पेंसिल से लिखेंगे तो वो एक्स्ट्रा फ्लो ऑफ इंक, हमें पेस्ट्रोसिटी नहीं मिलेगा सैंपल में। पेस्ट्रोसिटी के लिए बॉल पेन, इसीलिए सैंपल लिखने के लिए पेंसिल भी हम अवॉइड करते हैं। पेंसिल में प्रेशर पता चलेगा, पेस्ट्रोसिटी नहीं पता चलेगा, और पेस्ट्रोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पेस्ट्रोसिटी का भी मैं दूंगी कि बच्चे के हैंडराइटिंग में आपको पेस्ट्रोसिटी कहाँ देखने को मिलेगा, कैसे देखने को मिलेगा, और उसका मीनिंग क्या है वो बताऊंगी। तो बॉल पेन। नाउ कमिंग टू, आपको सैंपल देना है जो पेपर में, वो पेपर के बारे में थोड़ा सा। तो हम A4 शीट प्लेन, रूल्ड नहीं है ये, बिल्कुल भी प्लेन है। A4 शीट इसलिए क्योंकि इसमें आपको सफिशिएंट स्पेस मिलता है अपने आप को, आपके सबकॉन्शियस माइंड का इम्प्रिंट एक्सरे निकालने के लिए। आपको बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं होगा कि आप A3 में लिखें, और A3 रिक्वायर्ड भी नहीं है, अपनी लाइफ कंसाइज है। ठीक है, एक ड्यूरेशन है, और हमारे एक्सपीरियंसेस भी उसमें कैप्चर हो सकते हैं। A4 शीट साइज बिल्कुल परफेक्ट है, और इसमें बिल्कुल भी रूल्ड पेपर ना हो, क्योंकि और एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि है बेस लाइन। अगर आप रूल्ड पेपर में लिखते हैं तो आपका जो एक्चुअल बेस लाइन है, बेस लाइन भी काफी कुछ बताता है, जैसे आपका लाइन किस तरफ जा रहा है, अपवर्ड मूवमेंट है, या लाइन, अगर आप एक सेंटेंस के नीचे में आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन स्ट्रेट है, डाउनवर्ड्स है, अपवर्ड्स है, वेवी है, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, किस तरह का शेप आ रहा है, वो आपको रूल्ड पेपर में आप रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं रूल को फॉलो करने के लिए। तो ये ब्रिटिशर्स का लाया हुआ है, पहले जो लिखा जाता था, कलम दवात ये सभी जो थी, वो प्लेन पेपर पे ही लिखा जाता था, पत्तों पे लिखा जाता था, जहाँ पे कोई लाइन का वो था ही नहीं कि आपको इक्वली सिंगल रूल में लिखना है। और वहां पे जो ब्रिटिशर्स रूल करके गए, उनका फिलोसफी या उनका जो इंटेंशन था वो था कि हम रूल ओरिएंटेड हो जाए, हम रूल्स को फॉलो करें, इंडियंस हैज टू फॉलो द रूल्स। तो इसलिए फिर रूल्ड कॉन्सेप्ट पेपर का तब आया ब्रिटिशर्स के टाइम पे, तो हम उसे भी हटा देंगे, रूल्ड में नहीं लिखेंगे। बट अगर किसी का रूल्ड पेपर का सैंपल है तो हम जो चीज बेसलाइन से रिलेटेड है उसको नहीं देख पाएंगे, बाकी चीजें हम उसमें एलिमेंट्स देख पाएंगे। अब इसमें हम लिखते हैं तो एक ही साइड लिखने को कहते हैं, वन शीट। हम टोटल टू शीट्स में सैंपल लेते हैं, इसको ध्यान से देखिए तो इसमें क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, तो फिर आगे हम मूव कर सकते हैं। एक शीट आपको लिखना होता है, बैक साइड आपको खाली छोड़ना होता है। बैक साइड आपको नहीं लिखना, एक सिंगल साइड में ही लिखना है।
क्योंकि बैक साइड में आपको वो एम्बोज हो जाएगा, आपका प्रेशर कितना है वो वहां से पता चलेगा, हैंडराइटिंग की प्रेशर कितनी है। तो बैक साइड में जब हम लिखते हैं इन केस, तो फिर क्या होता है कि उसकी एनालिसिस करने में भी थोड़ा सा प्रेशर इंटरफेयर करता है, क्योंकि बैक साइड इम्बोज हो चुका है। नाउ ऐसे ही आप फिर सेकेंड शीट लेते हैं और उसमें आप हैंडराइटिंग लिखते हैं हाफ, हाफ और मैक्सिमम थ्री फोर्थ। किसी के अंदर अभी और भी इमोशंस है, और भी कुछ चीजें शेयर करनी है, उनके लिए 2 और 1.5 पेज कम पड़ रहा है, तो वो 3/4 भी कर सकते हैं। अगर उनका वे ऑफ एक्सप्रेशन थ्रू राइटिंग ज्यादा है तो 3/4 तक भी कर सकते हैं, बट 1/4 मिनिमम आपको खाली रखना है सिग्नेचर के लिए। ठीक है, सिग्नेचर प्लेज इक्वली इंपॉर्टेंट रोल। वो आपका पब्लिक इमेज है, हाउ पब्लिक परसीव यू, पब्लिक आपके बारे में क्या सोचती है और आप पब्लिक में अपने आप को कैसे परसीव करते हैं, दैट इज सिग्नेचर। पर्सन की पर्सनालिटी कुछ भी होगी घर पे, बट वो जो पब्लिक पे जाए, पब्लिक के बीच में जाएगा, तो उसकी पर्सनालिटी और उसका बिहेवियर, उसका एक्शन क्या होगा, कैसा होगा, दैट डिफाइंस सिग्नेचर। तो सिग्नेचर की भी हम लेते हैं 3 बार। एक ही टाइप का अगर सिग्नेचर कोई करता है तो 3 टाइम्स हमें सिग्नेचर का सैंपल लेना होता है। वो लास्ट का जो हाफ पेज या 1/4 पेज जो रिमेनिंग है वो खाली छोड़ना ही छोड़ना है। वहां पे सिग्नेचर के लिए आपको 3 टाइम्स 1 टाइप ऑफ सिग्नेचर। अभी कोई होता है कहता है कि मेरा सिग्नेचर काफी बड़ा है, मैं तो शॉर्टकट में ये भी करता हूँ या ये भी करती हूँ, तो देन 3 into 2, 2 टाइप्स ऑफ सिग्नेचर, दोनों 3 टाइम्स ईच, तो 6 सिग्नेचर्स फिर हो जाएंगे। ऐसा क्यों करते हैं हम? ऐसा इसलिए करते हैं कि सिग्नेचर फ्री हैंड से ड्रॉ किया जाता है, फ्री फ्लो में होता है। तो कभी कभी होता है कि 2 सिग्नेचर अगर हम सैंपल में ले रहे हैं या एक ले रहे हैं, तो हमें नहीं पता कि ये एक्यूरेट है या नहीं। जब हम 2 सिग्नेचर लेते हैं, अगर दोनों में डिफरेंस आ जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाला एक्चुअल है या ये वाला एक्चुअल है। तो इसलिए जब हम 3 टाइम्स लेते हैं तो फ्लो में कोई 2 सिग्नेचर होता है जो क्लोज मैच होता है। एक अगर डिफरेंट हो भी गया, हो सकता है तीनों मैच हो। और ऐसा कम देखा गया है कि 3 अगर हम सिग्नेचर ले रहे हैं तो तीनों डिफरेंट है, ऐसा कम देखा गया। 2 में सिमिलैरिटी ज्यादा हो तो उस सिग्नेचर को फिर हम आइडेंटिफाई, तो इसलिए हम 3 सिग्नेचर लेते हैं एक टाइप ऑफ सिग्नेचर। ये हो जाता है आपको एनालिसिस, मतलब पर्सन का हैंडराइटिंग एनालिसिस के लिए सैंपल राइटिंग प्रोसीजर। अब जो ये हमारा पेज है, ये हमारा लाइव कोरा कागज, ठीक है। आप जो इसमें लिखेंगे वो आपके एक्सपीरियंसेस है, आपकी प्रोग्रामिंग है, आपकी अपब्रिंगिंग है, आपका थॉट प्रोसेस है और सब कुछ। तो आपका अभी आप हैंडराइटिंग अपना आपके पास में है लिखा हुआ, या फिर नहीं लिखा हुआ है तो कहीं ना कहीं कुछ लिखा हुआ होगा, तो वो आप देखिए, निकाल लीजिए उस हैंडराइटिंग को। हैंडराइटिंग एनालिसिस को हम क्रिमिनल केस, फोर्जरी, ये सभी में तो यूज करते ही हैं। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भी काफी कुछ कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए हेल्प करता है। नाउ जैसे मैंने बोला कि ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, प्रेशर एक एलिमेंट है, पेस्टोसिटी एक एलिमेंट है, बेस लाइन एक एलिमेंट है। ऐसे हमें ग्राफोलॉजी में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिसे हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो जब आप बॉल पेन से लिखते हैं तो कुछ ये ऐसा है, अगर आपको ये दिखे, है ना। अब ये तो ये मिरर इमेज नहीं है, but this is something written with ball pen on a white sheet. अब आपकी हैंडराइटिंग आप निकालिए, आप बताइए उसमें आप क्या क्या है। जैसे कि गेस्टॉल्ट मेथड हम कह रहे थे, गेस्टॉल्ट मेथड में जो हमें दिख जाता, तो आपको ऐसे क्या क्या नजर आ रहा है, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं भी आपके सैंपल्स खोलती हूँ।
इंद्रजीत जी हैं? हाँ जी मैम, नमस्कार। नमस्ते सर। आप देखिए, आप ये जो लाइन लाइन आ रहा है, ये मतलब क्या है? लाइन लाइन कैसे? आपके सैंपल में वर्टिकल लाइंस आए हुए हैं बहुत, जैसे कि पेपर को फोल्ड किया गया हो। नहीं नहीं, ये पेपर पे पहले से प्रिंटेड है मैम, ये कुछ। ओके ओके, हर पेपर में ऐसा है? हाँ, हर पेपर में ऐसा है। हाँ जी। हाँ, देखने में लग रहा है कि ऐसे फोल्ड किया गया है। ठीक है, तो ठीक है, सब अपना ये अपना सैंपल लीजिए। अब मैं एलिमेंट्स की जब मैं बात कर रही हूँ, तो एलिमेंट्स क्या है? जैसे कि मैंने बोला बेस लाइन एक एलिमेंट है। बेस लाइन का मतलब होता है, आप जब लिख रहे हैं तो वो किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। अगर उसके नीचे एक लाइन खींचते हैं तो वो किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, स्ट्रेट, तो वो हो जाता है बेस लाइन। एक एलिमेंट बेस लाइन हुआ। कितना प्रेशर देख के लिखा लिखा जा रहा है, वो प्रेशर एक एलिमेंट हो गया। देन इंक का एक्स्ट्रा फ्लो कहाँ कहाँ हो रहा है, वो पेस्टोसिटी हो गया। देन हमने जैसे बोला कि वॉट एवर यू थिंक, वो आपके वर्ड्स में आता है, एक्शन होता है ना? रिपीटेड एक्शन बिहेवियर बन जाता है, रिपीटेड एक्शन हैबिट हो जाता है, रिपीटेड हैबिट्स बिहेवियर बन जाता है, रिपीटेड बिहेवियर कैरेक्टर बन जाता है। तो जो हमारा एक थॉट है, वो एक अल्फाबेट है। ठीक है, अल्फाबेट्स को हम मिला के वर्ड्स लिखते हैं। एक सिंगल वर्ड कोई मीनिंग कन्वे नहीं करता। जब वो सेंटेंस बन जाता है एक प्रॉपर, तब उसमें मीनिंग आ जाता है। वो एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स इनटू वर्ड्स एंड एक्शन हो जाता है। तो ऐसे ही ये सब जो वर्ड है, वो कितना पास लिखा हुआ है एक दूसरे से। जो अल्फाबेट्स है, वो कितने पास लिखे हुए हैं एक दूसरे से एक वर्ड के अंदर। एक लाइन है जो दूसरे लाइन से कितने डिस्टेंस में है, वो लाइन स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग। तो स्पेसिंग भी एक एलिमेंट हो जाता है, वो भी काफी कुछ बताता है। अब मैं जो भी बताती जाऊंगी आपको, पूरा तो हम नहीं कवर कर पाएंगे, लेकिन आपको नॉलेज के लिए एंड याद रखने के लिए मैं बताऊंगी। जैसे कि अभी मैं देख रही हूँ इंद्रजीत जी के सैंपल में कि उनके वर्ड स्पेसिंग काफी ज्यादा है, दो वर्ड के बीच में स्पेस ज्यादा है। ठीक है, तो ये वर्ड स्पेसिंग जो होता है, वो आता है फादर की वजह से। आई मीन फादर से जो प्रोग्रामिंग आ रही होती है। तो ये इसलिए आता है कि बचपन में जब 7 to 14 years ऑफ एज ऑफ इंद्रजीत जी, उनको फादर का फिजिकल टच मतलब कंधे पे चढ़ना, साथ में खेलना, और बहुत ज्यादा फादर का फिजिकल टच जब नहीं मिलता है, तब दो वर्ड के बीच में स्पेसिंग आ जाती है। ठीक है, तो अगर किसी के भी कोई पेरेंट्स है, अगर उनको ये नॉलेज है, वो ये चीज को कर सकते हैं। कैसे? बेटा पास पास लिखो बोल के नहीं, फादर को बोल सकते हैं कि उनके साथ में, बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करो, उनके साथ में कोई एक्टिविटी करो जिसमें फिजिकल टच इन्वॉल्व हो, ऐसा गेम्स खेलो, उनको कंधे पे चढ़ाओ, छोटे बच्चे हैं तो। अब यहाँ पे बहुत मेजरली देखा गया आजकल, पहले जो थे, पहले पुराने जमाने में जनरली गर्ल्स, जो लड़कियां थी, वो फादर से उतना क्लोज नहीं होती थी फिजिकली, लाइक बगल में बैठना, ज्यादा उनको टच नहीं मिलता था। तो ये एक देखा गया था, बट आज जैसे चेंज हो रहा है सब कुछ, तो आजकल गर्ल्स या बॉयज जिनके फादर अराउंड है पास में, तो उनको देखा गया है कि वो काफी ज्यादा क्लोज होते हैं, फ्रेंड्स की तरह बिहेव करते हैं, कैसे भी मतलब वो चीज, वो गैप नहीं रहा। और क्लास में टीचर कहती है कि एक फिंगर का डिस्टेंस रखो, एक फिंगर का डिस्टेंस रखो दो वर्ड के बीच में।
तो मेरे बेटे के साथ में भी यही हुआ था, वो बहुत क्लोज लिखता था क्योंकि फादर और सन दोनों आज भी ऐसे ही शोल्डर पे चढ़ जाना, कंधे पे चढ़ जाना, खेलना, फिजिकल टच बहुत। तो टीचर कहती थी कि दोनों वर्ड्स मिल जा रहे हैं, एक फिंगर का स्पेस रखो, एक फिंगर का ऐसे, इसे नहीं, इसके क्लास में काफी बच्चों को ये बोला जाता था कि दो वर्ड को सेपरेट करो, सेपरेट करो, सेपरेट करो। अब बच्चे के नेचुरल प्रोग्रामिंग में क्या आ रहा है, फादर के साथ में तो फिजिकल टच हो रहा है, फादर का तो प्रेजेंस है, तो वो क्लोज हो रहा है, क्लोज हो रहा है, बच्चे को फिर क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ब्रेन में। तो ब्रेन पैटर्न को टीचर जब बोलती है तो सुनना ही पड़ता है, तो धीरे धीरे करके किया जाता है। तो फिर मैंने देखा कि मेरा बेटा बहुत दूर दूर लिख रहा है। मैंने अभी तक तो इतना क्लोज लिखता था, अभी इतना फार अवे क्यों दो वर्ड्स हो जा रहे हैं? तो नहीं, मैडम ने कहा है कि दूर दूर लिखो, दूर दूर लिखो, दूर दूर लिखो। बार बार बोलती है कि एक फिंगर का गैप होना चाहिए। फिर मैंने उसको समझाया कि दो वर्ड के बीच में इतना स्पेस होना चाहिए कि पता चले कि ये दोनों वर्ड्स अलग अलग, एक वर्ड नहीं, बस उतना ही गैप, बाकी ज्यादा गैप। अब बच्चा अगर कॉन्शियसली ये प्रैक्टिस कर रहा है दूर दूर दूर, तो फिर क्या होगा, फिजिकल लेवल पे हो सकता है कि वो अवॉइड करे फादर, फादर का फिजिकल टच अवॉइड करे, हो सकता है वो किसी और एक्टिविटी में जाए जहाँ पे उसको अच्छा ना लगे कि फादर बार बार पकड़ रहे हैं। तो इस तरीके के चेंजेस सबकॉन्शियसली माइंड में होते हैं, जो आपको नॉलेज है तो ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, फादर अगर ये वाइड वर्ड स्पेसिंग होता है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बचपन में ही फादर की डेथ हो गई रहती है, तो फादर का प्रेजेंस फील नहीं होता है बच्चे को। तो अगर कोई एडल्ट की भी हैंडराइटिंग में आप देखते हैं, तो ये आप क्लैरिफाई कर सकते हैं अगर काउंसलिंग वगैरह में है तो। फादर नहीं थे या फादर थे बट प्रेजेंट नहीं थे, कहीं बिजनेस में थे, कहीं नेवी में थे, कहीं आर्मी में थे, घर बहुत कम आते थे, बच्चे के साथ कॉन्टैक्ट कम हुआ, ये हो सकता है। वाइस वर्सा, ऐसा नहीं है कि सपोज किसी के फादर की अर्ली डेथ हो गई, बट उसके फैमिली में कोई बड़े पापा है, चाचा है, कोई ऐसा मेल फिगर है जिसका एनर्जी उन्होंने सेंस किया, तो वो फादर फिगर हो जाता है। फादर फिगर, फादर तो नहीं है बट फादर की तरह ही है। तो कभी कभी देखा जाता है कि फादर अर्ली डेथ होने के बावजूद पर्सन के हैंडराइटिंग में क्लोजनेस, वर्ड्स के बीच में स्पेस कम होता है। तो क्योंकि ये आइडेंटिफिकेशन हम हैंडराइटिंग से कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन एंड आंसर से हमें पता चलता है। तो ये एक ट्रेट आप देख सकते हैं बच्चे की हैंडराइटिंग में, एडल्ट के कि दूर दूर अगर वर्ड है तो ये स्पेसिंग एक एलिमेंट हो गया। लाइन स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग फादर से आता है, तो लाइन स्पेसिंग मदर से आता है। ठीक है, मदर ने बच्चे को कैसे प्रोग्राम किया जब वो ग्रो हो रहा था, उसकी डिसिप्लिन, उसकी डिसिप्लिन, वो उसके बेस लाइंस, मतलब दो लाइन को आप, दो सेंटेंस की अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसके बीच में कितना गैप, वो मदर से आए बेस लाइंस। ठीक है, ऐसे करके बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, आपको एक जिस्ट दे रही हूँ कि हम कैसे इसे एनालाइज करते हैं, कैसे इसे डिकोड करते हैं, कैसे हम क्वेश्चंस पूछते हैं और कैसे हम एनालिसिस बताते हैं। कंक्लूजन पे नहीं आते, बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ डाइल्यूट भी होता है, जैसे कि ये केस में डाइल्यूट हुआ था कि फादर नहीं है बट फादर फिगर है, तो डाइल्यूट हो गया वहां से। तो ऐसे डाइल्यूट भी होते हैं, तो आप ये किसी के सैंपल में देख के बोल नहीं सकते कि इसका अगर स्पेस बहुत ज्यादा है तो इसके फादर नहीं, तो प्रॉपरली हमें इनकॉर्पोरेट करना होता है एनालिसिस। नाउ बहुत सारे आपको इसमें ट्रेट ऐसे मिलेंगे जो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा पाएंगे, जैसे कि अल्फाबेट्स, ये बहुत ज्यादा डीप हो जाता है, ये साइंटिफिक में आ जाएगा। तो आप सब अपने अपने सैंपल्स को एक बार निकालिए। निशा जी, आप इंडिविजुअल सबको नहीं बताएगी क्या? नहीं, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग ना पब्लिक भी होगी ना, तो अच्छा, फिर कोई कंफर्टेबल है कोई नहीं है। तो और जिन्होंने दिया है उनको अगर अग्री है तो आप एटलीस्ट बेसिक बता पाओगे तो। ऐसे मेरी हाँ ऐसी मैं पर्सनल राय बताऊंगी, है, बाकी बाकी सब लोग को पूछ लो। हाँ वो मैं बताऊंगी, आपको देखना सिखाऊंगी, जो भी मैं बताऊंगी वो देखना सिखा रही हूँ मैं।
तो इसलिए मैं अभी वो डिस्प्ले में नहीं रखूंगी, क्योंकि हैंडराइटिंग में किसने क्या लिखा वो डिस्प्ले में यहाँ नहीं रखूंगी। जैसे मैंने बोला कि पर्सनल आइडेंटिटी क्रिएट होती है इनिशियली मदर एंड फादर से। तो जो हम मैंने बोला कि आप जो सेंटेंस लिखेंगे उसमें आई होना चाहिए, पर्सनल प्रोनाउन आई। तो पर्सनल प्रोनाउन आई वो होता है कि, मैं ड्रॉ करके बताती बट मेरे आई सब अलग अलग पैटर्न के आई हुए हैं। हूँ। आप काफी टाइम के बाद लिख रहे हैं ना, हाँ, यस। इसलिए। ठीक है, अब हमें स्कूल में तो बताया गया कैपिटल आई आपको लिखना है ऐसे। सॉरी, ये तो मेरा राइटिंग पैड है, आदत नहीं है। ठीक है, अब ये क्रॉस हो गया जनरली स्टेम को, बट अगर क्रॉस नहीं होता तो ये प्रॉपरली आई हमें ऐसे लिखने को बताया गया। हम्म। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये हम है, हम्म। ये हम है, और ये है मदर का सपोर्ट, और ये है फादर का सपोर्ट। ऐसे बनता है आई। पर्सनल प्रोनाउन आई एम, मैं अकेले कुछ नहीं हूँ। ऊपर मदर, नीचे फादर, नींव में ओके। बेस में फादर है, ऊपर प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए मदर। ठीक ओके, है, मैं मेरी मॉम से बहुत कनेक्टेड थी, तो मेरा सब आई ऊपर वाला बड़ा ही हुआ है। हाँ। तो आई ही, कैपिटल आई ही आप समझिए कि ये होता है मोर देन 25 टाइप्स, 30 टाइप्स भी हो सकते हैं। तो एक एक ओ। को डिस्क्राइब करना ये हमारा एडवांस कोर्स में होगा। बट आप देखिए, लिखना सिखाया था ऐसा, और कोई लिख रहा है ओनली ऐसा, ना मदर का सपोर्ट है ना फादर का सपोर्ट है, या प्रेजेंट है बट ये इंडिपेंडेंट है, ये नहीं लेना चाहता सपोर्ट। इसका मीनिंग या तो सपोर्ट है नहीं, या तो ये सपोर्ट नहीं लेना चाहता, ये इज इंडिपेंडेंट सेल्फ मेड पर्सनालिटी। ठीक है, वैसे ही बहुत सारे हैं। अब मैं बता रही हूँ अभी कैसे गायब हो गया, उसके एक्सपीरियंस से। उसने स्ट्रगल किया, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाया, या हो सकता है कि लाइफ में चैलेंजेस आए, मदर फादर का साथ नहीं रहा, उसे स्ट्रगल लाइफ मिली, वो इंडिपेंडेंट हुआ। देन कुछ लोग ऐसे बना देते हैं, है ना। तो ये लूप का मतलब होता है, अच्छा लूप के पहले मैं और कुछ बताऊंगी। तो यहाँ पे इस तरह के हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे ऐसे लिख देते हैं आई टेढ़ा मेढ़ा। कुछ लोग लिखते हैं तो, जैसे रूपल जी आपके में ये आया है, बहुत ज्यादा इंक फ्लो आया है आपके। ठीक है, आपके आई को देखिए, आपके आई में इंक फ्लो बहुत, पेस्ट्रोसिटी। ऐसे कई टाइप के आई हो जाते हैं। ऐसे हो गया आई, ऐसे हो गया आई, ऊपर स्ट्रेट है तो नीचे हो गया आई, ऊपर स्ट्रेट है तो नीचे ऐसे हो गया आई। तो सब अलग अलग तरीके से लिखते हैं, मतलब जिसकी प्रोग्रामिंग जैसे हुई वैसे उसका आई हो गया चेंज, उसका ब्रेन का पैटर्न हो गया चेंज, उसका ग्राफ आ गया चेंज। मेरे लिए आपने क्या बताया? आप मैंने मेरा डार्क हुआ है उसका मीनिंग? हाँ, मैं बात करूंगी उसको। ठीक है, पेस्टोसिटी ओके, मतलब वहां फाइन, पे ठीक है। एक्स्ट्रा फ्लो हो रहा है इंक। ओके। ओके। ठीक है, नाउ स्मॉल आई की बात करें हम, तो स्मॉल आई ऐसे ही बताया गया था कि ऊपर आपको एक डॉट डालनी है। ये बताया गया था आई, या फिर कर्सिव में अगर लिख रहे हैं या स्मॉल आई ऐसे लिख रहे हैं तो ये भी बताया गया था आई। ऐसे 4 लाइन में लिखते थे और बोलते थे जस्ट ऊपर में आपको डालना है डॉट। आज आप अपनी हैंडराइटिंग में देखिए या बच्चों की हैंडराइटिंग में देखिए,
उनका आई का डॉट इधर जा रहा है, उनका आई का डॉट इधर जा रहा है, उनका आई का डॉट इधर जा रहा है, उनके आई के डॉट में सर्कल है, उनके आई के डॉट में हार्ट है। ठीक है, कभी हार्ट बन रहा है, कभी स्टार बन रहा है, कभी ऐसे एरो बन रहा है, कभी ऐसे ऐसे हो जा रहा है, कभी लेफ्ट एरो, कभी राइट एरो। ठीक है, तो आई और जे, स्मॉल आई स्मॉल जे का जो डॉट है वो होता है फोकस के लिए। तो आजकल बच्चों में जो फोकस कंसंट्रेशन नहीं है वो आपको दिखेगा कि आई के ऊपर और जे के ऊपर डॉट भी प्रॉपर नहीं है। और बहुत ऊपर डॉट है, बहुत ऊपर डॉट है, अवे फ्रॉम रियलिटी। रियल में आपको फोकस जहां करना है वहां आपका फोकस नहीं, अवे फ्रॉम रियल। तो इनको कुछ भी थॉट्स आ सकते हैं, कोई ड्रीम देख सकते हैं जो रियल नहीं है, ऐसे ड्रीम ऐसा हो सकता है। अगर सर्कल बना दिया तो मतलब इनको अट्रैक्शन पसंद है, ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि मुझे नोटिस किया जाए। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आजकल बच्चे, आप उनको नोटिस ना करें तो फिर वो नोटोरियस एक्टिविटी करने लग जाते हैं, ऐसे नहीं तो वैसे। तो इसलिए पेरेंटिंग का ये भी एक है कि जब बच्चा कुछ अच्छा करे तो उसे एनकरेज करो, उसकी तारीफ करो, उसे सपोर्ट करो। नहीं करते हैं तो बच्चा फिर कुछ ऐसा अलग करने लगता है कि अब तो चाहे डांटो आप, बट उसकी तरफ ध्यान तो गया, अटेंशन तो उसने सीख किया, तो अटेंशन सीकिंग हो जाता है। ऐसे आई भी मेजरली आपको 30, 35, 40 टाइप्स ऑफ मिलेंगे, स्मॉल आई। तो एक जिस्ट है कि आप देख रहे हैं, इसे स्टडी कर रहे हैं कैसे। ठीक है, तो बच्चों का हमने फोकस एंड कंसंट्रेशन का बता दिया। बड़ों का भी आप अपना अपना चेक कर लीजिए, कहाँ भाग रहा है आपका आई का डॉट। कहीं कहीं आई और जे का डॉट ही मिसिंग होता है। मिसिंग का मतलब फोकस मिसिंग, एब्सेंट माइंडेड। डॉट मिसिंग, फोकस मिसिंग। डॉट इधर उधर है तो फोकस है बट जगह पे नहीं है, बट डॉट मिसिंग, एब्सेंट। अभी अगर आप देखते हैं, कई लोग कर्सिव की, जो मैं बात करती हूँ कि आई जनरली अवॉइड कर्सिव को, मैं एनकरेज नहीं करती। तो ये लिखते हैं, ये उनका कैपिटल जे हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें बन रहा है वेव। तो अगर ऊपर के पार्ट में कोई अल्फाबेट में ऐसा वेव बनता है जो कि होना चाहिए था लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर जब वेव बन जाता है तो यहाँ पे माइंडसेट में जेलेसी आ जाती है। तो किसी बच्चे के, अगर आप ये जेलेसी स्ट्रोक देख रहे हैं, बच्चे को क्या पता, कर्सिव में ऐसा देखा लिख लिया, बट माइंड को तो भी क्या पता। माइंड तो प्रोग्राम वही होगा जो आप रिवर्स उसको दे रहे हैं प्रोग्रामिंग। आप हाथ से जो लिख रहे हैं वो न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी से अगर वो पेपर पे आ रहा है, तो पेपर में आप जब कॉन्शियसली लिख रहे हैं तो रिवर्स प्रोग्रामिंग के थ्रू आपके माइंडसेट में भी जा रहा है, बच्चे के माइंडसेट में भी जा रहा है। बच्चे को जलन है, जेलसी है, बट वो नेचुरली भी हो सकती है, बट इनकलकेट किया भी हो सकता है। अब कर्सिव राइटिंग जिसने बनाया या कैलीग्राफी में जो ने बनाया, उनको तो ग्राफोलॉजी की नॉलेज नहीं है। उन्होंने तो सुंदर दिखता है, अलग पैटर्न में, सब कुछ आजकल नया चाहिए, ओल्ड फैशन कुछ नहीं चाहिए। तो ओल्ड फैशन का जे का स्टेम क्यों हो, नहीं होगा। वहां से जेलेसी आ जाती है, अब बच्चे को खुद को नहीं पता, किसी की चीजें देखकर जेलस हो रहे हैं। अगर माँ बाप किसी और बच्चे से ठीक से बात कर रहे हैं या उसको कुछ गिफ्ट दे रहे हैं तो जेलस हो रहे हैं, तो उनको क्यों दे रहे हो, मुझे तो मेरा है। इस टाइप के फैक्टर्स आ जाते हैं जेलेसी। तो बच्चों में हमने फोकस देखा, कहाँ मिसिंग है, जेलेसी देखा, एस्ट्रोसिटी की बात करती है। आप देखेंगे कि बच्चे ना जनरली उनको जहाँ जगह मिलती है, जगह मिलती है, मैं इसलिए कह रही हूँ यहाँ पे आपको बी का जो लूप है वहां पे जगह है, जिसको ना फिल करना स्टार्ट कर देते। मैगजीन में अगर देखा, न्यूज़पेपर में देखा, तो खाली टाइम में ना वो ऐसे से फिल करते रहेंगे। कोई भी चीज मिला ना फिल कर देंगे। कुछ नहीं मिला, किसी का फेस मिला ना तो उसको बिंदी लगा देंगे, वहां पे मूछें बना देंगे, दाढ़ी बना देंगे,
बिगाड़ेंगे, जो देख के बहुत खराब लगेगा। तो इसे कहते हैं एक्स्ट्रा फ्लो ऑफ इंक। बच्चा जब ये करता है मतलब उसका एनवायरनमेंट, उसके पेरेंट्स जो भी उसके घर में है, उसको स्ट्रिक्ट सुपरविजन में रखते हैं। उसे फ्रीडम नहीं है अपने से कुछ करने की। तो उसका माइंडसेट जब उसको ये सब अल्फाबेट्स मिलते हैं, मैगजीन में कुछ मिलता है, पेपर में कुछ मिलता है, तो उसे फिल करना स्टार्ट कर। इसीलिए बच्चों को एनकरेज करें कि वो ड्राइंग और पेंटिंग्स करें। ड्राइंग और पेंटिंग जब करते हैं तो उन्हें ABCD को फिल करने की जरूरत नहीं पड़ती। उनका माइंड का जो भी उनको पेपर में उतारना है वो पेंट के थ्रू, उनके जो भी अंदर जो रेस्ट्रिक्शन है या फ्रस्ट्रेशन है या जो भी है वो पेपर पे उतरता है, और एक चित्र भी बनता है, एक आर्ट फॉर्म भी क्रिएट होता है। भले बच्चे कैसे भी बनाए, उनको भी खुशी होती है कि इसमें कलर आ गया, इसमें कुछ अच्छे मैंने ये बना दिया, फ्लावर्स बना दिए, कुछ कार्टून कैरेक्टर्स बना दिए, उनको फिल कर दिया। तो फिल करने के लिए राइट एनवायरनमेंट दे, उनको एनकरेज करें कि वो ज्यादा से ज्यादा ड्राइंग पेंटिंग करें। ठीक है, तो ये हमने ये भी देख लिया कि रेस्ट्रिक्टेड चाइल्ड का माइंड कैसे बिहेव कर सकता है। जी मैं ना स्क्रीन स्टॉप कर, यस बोलिए। निशा जी, मुझे मुझे बहुत बहुत फ्लावर ड्रॉ करने की बहुत आदत है। कहीं पर भी मैं बैठी रहती हूँ तो फ्लावर ड्रॉ हो जाता है या कर देती हूँ। और हार्ट भी बहुत बनाने की आदत है मुझे। बस मुझे ये बताना था आपको, तो मैंने बोला उसका तो वो भी है कि आपको चाइल्डहुड में कुछ करने की इच्छा होगी जो नहीं मिली होगी किसी सिचुएशन राइट। में या तो फिर वो आप ऐसे उसको पूरा करें, ओके। हाँ, डोडलिंग बरोबर है, करके ऐसे। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये हाँ, ऐसे हम यस। ओके। बचपन में ही आपको वो मिल गया होता है एनवायरनमेंट, तो अभी आप वो वैसा नहीं कर रहे होते। तो करते हैं, नहीं, काफी लोग बचपन करते से मुझे बहुत जिम्मेदारी, आई थिंक 10-12 साल से थी, तभी से मुझे बहुत जिम्मेदारी मेरे पे डाल दी गई थी। तो क्योंकि भाई बहन मेरे छोटे थे तो मेरे पे ही वो उस पे था, तो फिर मैं मेरी तरफ से जो मुझे चाहिए वो टाइप का वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा था मुझे। राइट। तो वापस आते हैं आपके आई में। तो आपके आई में जो स्टेम होता है ना, वो हमारा बैकबोन होता है। तो अगर आप वहां पे पेस्टोसिटी देख रहे हैं, कौन से एरिया में ज्यादा पेस्टोसिटी देख रहे हैं, वहां से रिलेटेड आपको वहां पे एनर्जी ब्लॉक है, पेन हो सकता है। ठीक है, आगे चल के तकलीफ हो सकती है। आप स्पिरिचुअलिटी में तो हो सकता है हीलिंग विलिंग करते रह रहे हैं तो वो उभर के नहीं आ रहा है, बट जो स्पिरिचुअलिटी में नहीं है तो उसको आपकी हैंडराइटिंग का आई देख के सीधा हम बोल सकते हैं कि आपको नेक में, शोल्डर में, बैकबोन में इश्यू है ना। तो ये हम पूछ सकते हैं अपने तरीके से। अगर कोई कहता है कि नहीं मुझे तो नहीं है, तो फिर कह रहे तो आप मेडिटेशन बहुत करती होंगी, आप स्पिरिचुअल ज्यादा है। ठीक है, तो वहां से वो डाइल्यूट हो रहा है ऐसा। तो अगर वहां पे ज्यादा फ्लो हो रहा है इंक, तो उसकी जब हम थेरेपी देते हैं तो बहुत जल्दी से वो जाता नहीं। बट अगर कॉन्शियसली उस पेस्टोसिटी को हम रिमूव कर दें, तो ये इसमें इतना पावर है ग्राफोथेरेपी में कि पर्सन का फिजिकल बॉडी में पेन है, बैकबोन में, नेक में, शोल्डर अकड़ा जकड़ा हुआ है, बट अब आई में आप उसको पेस्टोसिटी को हटा दे कॉन्शियस प्रैक्टिस से, तो रिवर्स प्रोग्रामिंग जो होगा आपके माइंड को वो सिग्नल जाएगा कि आपने कॉन्शियस एफर्ट से उस चीज को ऐसे पावरफुल तरीके से रिमूव कर दिया। ना कोई फिजियोथेरेपी हुई, ना कोई और चीज हुई, तो माइंडसेट में जाके वो रिप्रोग्राम। ऐसे ही सब जितने भी फिजिकल एलिमेंट्स है या फिर क्रोनिक डिजीजेस है, ये सारे की थेरेपी हम ग्राफोथेरेपी से करते हैं। प्लस माइंडसेट में क्या है उस चीज को भी आपको अवेयर करते हैं, ताकि आपको पता रहे ऐसा करने से ऐसा हो रहा है, तकलीफ में झेल रहा हूँ या झेल रही हूँ, तो इस चीज को मुझे अवॉइड करना है। चाहे कैसे भी करो, कॉम्प्रोमाइज करो, कुछ भी करो, या तो ये चूज करो या तो बिहेवियर पैटर्न चूज करो। नहीं मैं तो ऐसा ही रहूंगा, ठीक है, फिर दर्द ले लो। नहीं मुझे दर्द नहीं चाहिए, तो अपने आप को चेंज करो, बिहेवियर पैटर्न चेंज करो, आपका माइंडसेट चेंज करो, कॉन्शियस प्रैक्टिस से करो या माइंडसेट में जाके डायरेक्ट प्रोग्राम करो, दोनों की चीजें हैं।
अगर कॉन्शियस प्रैक्टिस, आजकल कई लोग कहते हैं कि मुझसे प्रैक्टिस नहीं होता, एवरीडे करना होता है, 21 डेज कंपलसरी, ज्यादा भी लग सकता है बट मिनिमम 21 डेज। तो कोई कहता है मेरे पास टाइम नहीं है लिखने का, मेरी आदत नहीं है लिखने की, मैं नहीं लिख सकता, तो फिर उसको फिर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, उस जगह पे उसको लेके जाओ जहां से वो रूट कॉज आ रहा है, उसको रिमूव कर दो, प्रोग्राम कर दो, और फिर कुछ अच्छी प्रोग्रामिंग वहां पे सेट कर दो कि वो चीजें निकल गई, फिर वो धीरे धीरे माइंडसेट में फेड अवे होना चालू हो जाए। दोनों प्रोसेस से कर सकते हैं, इसीलिए दोनों न्यूरो मस्कुलर एक्टिविटी है। टंग जब मूव होता है तभी आवाज निकलती है, स्पीच निकलती है। वर्ड्स में मैजिक है और हैंडराइटिंग में मैजिक, दोनों में प्रोग्रामिंग चेंज कर सकते हैं हम। वर्ड्स को चेंज किया, माइंड प्रोग्राम हो गया, हैंडराइटिंग को चेंज किया, माइंड प्रोग्राम। सब कॉन्शियस, कॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस एफर्ट्स को गवर्न कर रहा है, आप कॉन्शियसली कुछ कर रहे हैं, और सबकॉन्शियस माइंड उसको कंट्रोल कर रहा है। कि आप बताना चाहें कि मैं दुखी नहीं हूँ, आप अच्छे से लिख रहे हैं कुछ, किसी इंसिडेंट के बारे में, किसी चीज के बारे में कुछ शेयर कर रहे हैं, आप वो नहीं लिख रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ या मैं दुखी हूँ या ये हूँ। आपने कुछ ऐसा लिखा, जैसे आई लाइक माई मदर इन लॉ वेरी मच, बट एक्चुअल में वो नहीं है, तो सबकॉन्शियस माइंड राइटिंग में बता देगा कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम है। अगर मदर इन लॉ में प्रॉब्लम है तो वो राइटिंग बता देगा सबकॉन्शियस में। बट आप लिख रहे हैं आई लाइक, आई लव, बट राइटिंग बता रहा है एक्चुअल जो मेजर। ठीक है, तो ऐसा पावरफुल है राइटिंग। ठीक, आई आप देखेंगे तो आपका सबका आई अलग अलग है, अलग अलग जगह पे अलग अलग है। आई में पैस्टोसिटी आ रही है, मतलब आपको बैकबोन रिलेटेड, अपर पार्ट में है तो अपर पार्ट, लोअर पार्ट में है तो लोअर बैक, और पूरे में है। अपर में आ रहा है तो जनरली रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके ही आता है। तो अगर रूपल जी के इसमें अगर अपर में ज्यादा पैस्टोसिटी आ रही है तो कहीं ना कहीं उनको जो स्ट्रेस है या जो भी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके जाता है। ठीक है, यस यस निशा जी, करेक्ट। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? नहीं। आर्यन जी कह रहे हैं। दूसरा, अगर आप ऐसे में थोड़े अल्फाबेट्स के बारे में और बताऊंगी। आज का ऑलमोस्ट 1 आवर हो गए, ज्यादा पार्टिसिपेशन भी नहीं है, तो कहीं ओवरफ्लो ना हो जाए, ओवरलोड ना हो जाए। तो आप डाउट्स पूछ सकते हैं, ऐसे करके हम एक एक अल्फाबेट को देख सकते हैं। आप अपने में देखिए, पर्सनली अगर पूछना है तो, क्योंकि ये प्रॉपर सैंपल नहीं है, ये आपको रियलाइज करने के लिए कि हम हैंडराइटिंग एनालिसिस कैसे करते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स देखते हैं। ऐसे तो अभी बहुत सारे एलिमेंट्स है, 20+ एलिमेंट्स जो हम कवर नहीं कर सकते नेक्स्ट 3 डेज में ना। उसके लिए और ज्यादा टाइम चाहिए होता है और ज्यादा पेशेंस चाहिए होता है उसको समझने। तो तो निशा किया, जी, मैं प्रैक्टिस फिर आई की कैसे करूँ? जैसे आपने बताया सिमिलर अप एंड डाउन नीचे करके, वैसे करते करके प्रैक्टिस करूँ हाँ आई बिल्कुल की कर सकते 21 डेज? हैं, कर सकते हैं। आप देखिए ओके, कि तो आई आपका पैसिविटी। स्ट्रेट हो रहा है। हाँ हाँ ठीक है, आप ज्यादा प्रेशर ऊपर की तरफ ना दें, हाँ। क्योंकि आप जैसे ही प्रेशर देंगे और जहां रिलीज करेंगे वहां इंक फ्लो आ जाएगा। ओके, ठीक है। शुरू शुरू में दिक्कत होगी, आप कितना भी कोशिश करेंगे वो फ्लो आता रहेगा, धीरे धीरे ओके, धीरे धीरे करके आपको ये होगा। और ऊपर का बार भी रखिए बराबर टच होता हुआ स्टेम में। अभी आपका क्या हो रहा है, कभी ऊपर ऊपर टच नहीं हो रहा है, कभी नीचे टच नहीं हो हाँ, रहा है। तो यस यस। कनेक्टिविटी विथ मदर, कनेक्टिविटी हाँ, विथ फादर फादर बराबर है। कॉन्स्टेंटली, या ठीक है, है ना? ठीक है। तो ऐसा कर सकते और कितनी बार करना रहेगा आई? 21 डेज तो मुझे समझ में आ गया है, बट आई कितनी वन बार करूँ? वन पेज कीजिए। 1 पेज, ओके फाइन। और वो भी प्लेन पेपर ही रहेगा क्या? हाँ, प्लेन पेपर में कीजिए। अगर आपको ठीक ऐसा है, लगता है, क्योंकि आप पेस्टोसिटी पे काम कर रहे हैं, तो रोल्ड पेपर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ठीक काम है। कर रहे हैं अल्फाबेट। ओके, थैंक यू थैंक यू। वेलकम। और किसी का कोई भी डाउट हो तो पूछिए, अभी डाउट लेते हैं। हेलो मैम, आई एम हेलो, अंजलि। यस मैंने अंजलि, सैंपल डाला था अपना कल। यस मैंने देखा। जी, एनीथिंग जिसमें आपको लगता है वो, मतलब आई अंडरस्टैंड आप पूरा नहीं कर सकते हो एनालाइज, लेकिन एनीथिंग जो आपको मतलब एकदम से देख के लगता है विच इज लाइक वेरी रॉन्ग एंड अलार्मिंग एंड विच नीड्स टू बी अमेंडेड इमीडिएटली? मैं देखती हूँ, ये आपने सैंपल कल लिखा है? हाँ जी। मैं ओपन कर रही हूँ। यस, अलार्मिंग है, बिकॉज यू आर वर्किंग इन सच एनवायरनमेंट। मैम एक आई का बता दीजिए जो आप
एक मिनट, मैं इनको आर्यन जी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अंजलि जी, जी बिकॉज यू आर वर्किंग विद सच ऑर्गेनाइजेशन ना, जी so you need to be more careful about like you getting affected from this disease, है ना, तो कैंसर से आपको बचना। ओके मैं ओके आपको पर्सनली इसके बारे में बोलूंगी, ठीक है, ये मैं पब्लिकली नहीं ओके बोलूंगी। तो ये ओके एक ठीक मुझे दिखा अलार्मिंग, जी क्योंकि देखिए ना, जो एनवायरनमेंट में हम रहते हैं ना, वहाँ की एनर्जी आती है, जी तो वो एनर्जी आप तक आ रही है। बट मैं एक्चुअली वहाँ फिजिकली नहीं जाती हूँ। आई बेसिकली आई ट्राई एंड अरेंज फंड्स फॉर देम, और जो कि सारा कुछ ऑनलाइन ही होता है। और अगर मुझे कभी वॉलंटियर करना होता है तो दैट्स फॉर टीचिंग, दैट इज नॉट फॉर द कैंसर पीपल। सो तो आई हैव आपको यहाँ पे दिख रहा है फिजिकली आपको एफर्ट लेने में दिक्कत हो रही है, जैसे माइंडसेट में है कि आपको ये करना है वो करना, बट माइंड एंड बॉडी इज नॉट कोऑर्डिनेटिंग, राइट है ना, तो वहां पे जी जाके इफेक्ट आ रहा है। बाकी ओके यू हैव अ डिटेल, मतलब थोड़ा आप टेक्निकल हैं, टेक्निकल इन द सेंस आप डिटेल ओरिएंटेड है, जी चीजें आपको प्रॉपरली डिटेल में पता होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। थोड़ा सा आपको भी है कि आपको लोग अगर अटेंशन दें, प्रेज करें, तो आपको वो अच्छा लगता है। मैंने अपना सर्किल देख लिया, आपने जो भी बोला। देखिए, आप यस तो सीख जा रहे हैं ऐसी, है ना। आई देख लीजिए आपका ना, आई जी आपका ऐसा है कि अम, आपको फ्यूचर को लेके इनसिक्योरिटी होती है, ओके जी ठीक है, अपनी अ, आइडेंटिटी में। जी एंड आपकी मदर काफी इम्प्रूवमेंट, मतलब एक तो आप ऑप्टिमिस्टिक फैमिली से हैं, जी ठीक है, आपकी अपब्रिंगिंग में ऑप्टिमिज्म बहुत है, तो आपकी मदर काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट ओरिएंटेड है कि इम्प्रूव करते रहना चाहिए अपने आप को। एक्चुअली शी इज नो मोर, सो या काफी साल हो गए। हाँ, तो देखिए, शी इज नो मोर, आपका मैक्सिमम आई में ऊपर से कनेक्शन बहुत कम में है जो टच हुआ ओके है ना, ऊपर से जो ऊपर का जो क्रॉस बार है जी हॉरिजॉन्टल, उससे आपका जो स्टेम है, जो आपका जो खुद का आइडेंटिटी है, वो टच नहीं हो रहा, तो ओके कहीं ना कहीं फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से भी हो जाता है। फिजिकली प्रेजेंट है बट हम अटैच फील नहीं कर रहे, तभी भी हो जाता है। बट आपकी मदर कैसी थी वो बताएगा, जो ऊपर का हॉरिजॉन्टल बार है उसका मूवमेंट, अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऑप्टिमिस्ट। जी प्लस आप ना हर किसी के साथ में अपने बारे में डिस्कशन करना पसंद नहीं करती है, जो आपके क्लोज है उन्हीं के सामने आप अपने आप को रिवील करते जी हैं। अलार्मिंग में वो एक है कैंसर वाला, बाकी जी अलार्मिंग में और कुछ खास नहीं है। आपको आपका जो भी है वो कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन रिलेटेड आपका स्ट्रेंथ है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल जो आप स्ट्रेटेजी प्लानिंग वाला आपका स्ट्रेंथ नहीं है। एक्शन ओके में भी आपको दिक्कत है, तो अगर इन केस रिक्वायरमेंट है तो आप उसको कर सकते हैं चेंज, अदरवाइज आपकी अगर नेचर ऑफ वर्क यही है तो ऐसा कोई खास नहीं है चेंज करने लायक। तो मुझे एक्चुअली चाहिए कि मैं ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकूं, यू नो, मैं जो करना चाह रही हूँ वो मैं फिजिकली कर सकूं, तो मैं उसके लिए क्या चेंज करूं? मैं बता दूंगी, मैं आपको जी अलग से बता दूंगी, ठीक है। जी जी ओके फिजिकल एफर्ट्स लेना है तो मैं आपको बता जी दूंगी। इसमें मैं उनका इसलिए डिस्कस नहीं कर रही हूँ ना, ये मैं पब्लिकली नहीं कर सकती, अगर कोई ओके डिजीज देख ठीक रही है हूँ तो देख रही हूँ। बैकबोन ओके रिलेटेड इश्यूज आजकल कॉमन है, तो फिर हर किसी को हम बोल सकते हैं कि कम से कम अपना पीपीआई में पेस्टोसिटी आप अगर देख रहे हो तो वो हटा दो, ठीक ठीक है। है जी अगर जो पीपीआई का आई भी अगर टेढ़ा मेढ़ा है, हम्म। स्ट्रेट नहीं है, तो भी बैकबोन रिलेटेड इश्यू, क्योंकि स्पाइन सीधी होनी चाहिए। ओके ठीक है ओके, आर्यन जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वेलकम। आर्यन जी, डाउट पूछिए, आप हैं? हाँ मैम। हाँ, पूछिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद नेटवर्क इशू आपकी तरफ है। ठीक है, टाइप कर दीजिए अगर नहीं आपकी आवाज आ रही है। निशा जी मेरा देखिए।
नेटवर्क इशू मेरे तरफ से है क्या? नहीं निशा जी, आपका आवाज तो एकदम क्लियर आ रहा है। ओके, अच्छा मैं चैट अभी तक देखी नहीं थी, अभी देख लेती हूँ चैट में किया। टुडेज निशा किड्स जी आर मेरा वेरी, देख लीजिए। मैं देख रही हूँ पूनम जी, एक मिनट में चैट पढ़ लेती हूँ। टुडेज किड्स हाँ आर वेरी इमोशनल। हाँ, इमोशनल नहीं खाली, इमोशनल टर्बुलेंस, कभी हंसना, कभी रोना, कभी खेलना, कभी, हाँ खुद का हैंडराइटिंग ठीक करेंगे पढ़ते पढ़ते, हाँ खुद का पहले ठीक करेंगे, दूसरों को ज्ञान नहीं देंगे। बस अलार्मिंग सिचुएशन है तो बताएंगे, जैसे सुसाइडल टेंडेंसी का मैं बताऊंगी, वो देखा अगर तो बताएंगे। आर्यन जी आपका आवाज नहीं आ रहा है, पूनम जी हाँ आप बोलिए, मैं देख। आपका पीपीआई में भी कभी कभी टच हो रहा है, कभी कभी टच नहीं हो रहा है, तो वो आई में वैसा, ना। आई में है ना, तो जी। ऐसे ये कोई बड़ी खास चेंज करने वाली चीज नहीं है। ये स्टेज में आके हम उतना ज्यादा अटैच कभी नहीं हो पाते हैं, कभी माइंडसेट में कुछ कॉन्फ्लिक्ट रह जाता है, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से नहीं हो पाते, तो ऐसा कुछ खास नहीं है। बट पेस्ट्रोसिटी अगर आ रहा है तो वो आप देख सकते हैं। पीपीआई ठीक है आपका, जैसे आपने आई एम जो फर्स्ट लिखा है वो ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर्स बताने लायक, बट आप ऑप्टिमिस्टिक बहुत हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बेस लाइन बोला था ना, मैं बताऊंगी। आप अपने बता ब्रदर के बारे में जब बता रहे तो ब्रदर आपके सिबलिंग्स को लेके आप बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, एक्साइटेड है, उनकी बात जब आप करेंगे ना तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट सिबलिंग्स के साथ, क्योंकि आपकी बेस लाइन ऊपर जा रही है, एलिवेटेड। ठीक है, फोकस भी आपका ठीक है। कभी कभी आई का डॉट है जो राइट की साइड जा रहा है, तो राइट की साइड तब जाता है जब हम थोड़ा इम्पल्सिव हो जाते हैं, इम्पल्सिव हो जाते हैं तो फोकस मिस हो जाता है। तो आई का डॉट, आई के बारे में हम देखें आज, पीपीआई के बारे में देखें, स्मॉल आई के बारे में देखें, तो जनरली देखा जाए तो आपका आई प्रॉपरली आ रहा है, बट कभी लेफ्ट कभी राइट, तो जल्दी में लिखने से भी हो जाता है। बट हम क्या देखते हैं ना इसमें कि टोटल आई आपके में कितना है और उसमें से कितना परसेंटेज है जो इधर उधर हो रहा है। अगर मैक्सिमम है जो फोकस पॉइंट पे ही है, फोकस्ड है, और थोड़े जो हो रहे हैं चार पांच इधर उधर हो रहे हैं, तो इग्नोर कर देते हैं। जो मैक्सिमम आते हैं उसको कंसिडर, रेशियो देखना होता है कितने। आपको कुछ स्पेसिफिक पूछना है पूनम जी इसमें? नहीं स्पेसिफिक कुछ नहीं है, मुझे फिर मतलब आई में इम्प्रूवमेंट डालना पड़ेगा, वो करूंगी। जी, कि इम्प्रूवमेंट किस में करना है वो बताइए, आपको ना ताकि। नॉइस वगैरह से ज्यादा डिस्टरबेंस होता है क्या, अगर इधर उधर कुछ बातें चल रही है या फिर कुछ एनवायरमेंट में है? नहीं डिस्टर्बेंस नहीं होता, लेकिन मुझे ना इधर उधर की बातें सब पसंद नहीं। हम्म, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद करते हैं, आप अगर कोई कुछ नहीं कर रहा है दे दो मैं कर लेती हम्म, वो तो करती है। हूँ। ठीक है, ऐसा कोई खास नहीं है अलार्मिंग कुछ कि मैं आपको कुछ बोलूँ, अभी तो ये प्रॉपर सैंपल नहीं है। ओनली हम पीपीआई देखने के लिए पीपीआई डिस्कस करेंगे। तो पीपीआई के बारे में मैंने बोला था कि आई से आप सेंटेंस करिए, लिखिए, और मिनिमम 10 सेंटेंस लिखिए ताकि उसमें रेशियो प्रोपोर्शन ज्यादा आ पाए। ये प्रॉपर सैंपल नहीं है, प्रॉपर सैंपल तब होगा जब मैंने आज जो बताया मेथड उसमें से आप प्रॉपरली करते हैं। ठीक है, तो आई आई की डॉट को ध्यान दूं। अभी और के लिए, अभी के लिए आप फोकस, अगर देखिए आपको फोकस कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो आई और जे के डॉट को आप प्रॉपरली डालें। अच्छा, जब सर्कल डाल देते हैं ना हम,
तो वो क्या हो हम्म। जाता है ना, सर्कल भी एक तरह का डॉट है, बट वो क्या है, एक्सपैंड किया हुआ डॉट। इम्पोर्टेंट तो वहां इम्पोर्टेंस पे, चाहिए। हाँ, तो वहां पे क्या हो जाता है ना, टाइम वेस्ट होना चालू हो जाता, फोकस कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाता, हाँ, बट मुझे ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं पसंद है, लेकिन वो मतलब आई की वजह से नहीं, लेकिन कभी कभी ना फोकस हट जाता है तो टाइम वेस्ट हो जाता है। हाँ वो हो जाता है, हाँ तो इम्पल्सिव होने से हो जाता है, कभी पास्ट को लेके कुछ सोच रहे हैं तो लेफ्ट में चला गया आई डॉट, कभी इम्पल्सिव हो रहे हैं फ्यूचर के लिए तो राइट में चला गया डॉट, तो फोकस हो हाँ गया वो इधर उधर। कल मैं पेज कॉन्सेप्ट बताऊंगी, आज मैंने तो सैंपल लेना बताया। अगर जो चाहता है कि प्रॉपर उनका एक रिकॉर्ड बन जाए हैंडराइटिंग सैंपल का, ताकि आप सीखने के बाद में वो चीज कौन इंटरफेयर ना करे कि अच्छा मैंने तो बोला था, मतलब निशा जी ने बोला था कि आई ऐसा होना चाहिए, तो आप हैंडराइटिंग सैंपल लिखते लिखते करेक्ट कर रहे हैं, टी ऐसा होना चाहिए, आई ऐसा होना चाहिए, जे ऐसा होना चाहिए, तो वो इंटरफेयर अगर ना करना चाहे बाद में अगर मैं लिखूं, तो आज ही लिख के रखो, आज या कल अर्ली मॉर्निंग 2 पेज का अच्छा, सैंपल मुझे कॉल। पूछना था कि कभी हम आई पे डॉट डालना भूल जाते हैं, मतलब क्या होता एब्सेंट माइंड, है? वो चीजें माइंड से मतलब हट जाती है, या कोई चीज जो है हम भूल जाते हैं ना, होता है ना कभी किस कोई कुछ कर रहे हैं और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वही मिसिंग है, अरे मैंने तो ये रखा ही नहीं, ना दिमाग से निकल जाता है, और कभी फोकस कभी लेकिन जल्दी में भी होता है ना, इतना लिखते हैं, लिखती हूँ मैं तो कि मुझे तो जल्दी, ये जल्दी में होता है होगा। कि मैं डॉट डालना भूल गई, और फिर जब मैं पढ़ती हूँ फिर बाद में डॉट। हाँ तो ये होता है ना, आपको जल्दबाजी में ना, आपको या तो एंजाइटी, अगर ज्यादा बार भूल रहे हैं तो एंजाइटी हो सकती है ना, क्योंकि नहीं, जैसे तो आप बोल रहे हैं, मैं नोट कर रही हूँ, हम्म, तो वो नोट लिखते लिखते मैं मिस नहीं कर जाऊँ, तो हाँ मैं हाँ बोलती हूँ ये समझ तो गए, कर सकते हैं समझ गए, करके। तो फिर ये तो अच्छा ट्रेट है कि मतलब आपको फिर भी याद है कि मुझे वापस जाना है, वहां पे एक डॉट डालना, हाँ, वही बोल रही तो हूँ, दिस जैसे इज अ अभी हम गुड ट्रेट। कितनी क्लासेस करते हैं ना, हम्म, तो नोट्स बनाते रहते हैं, तो नोट्स बनाते बनाते लगता है अभी यहाँ छोड़ो, ये डॉट तो बाद में डाल देंगे, फिर जब मैं पढ़ने लगती हूँ थोड़ी देर के बाद फिर डॉट डालती रहती हूँ सबके ऊपर, तो ये एक ऐसे अच्छा करती ट्रेट हूँ। है, अगर आपके माइंड में कुछ था कोई एक्टिविटी करने के लिए और आप किसी वजह से भूल गए या फिर टाइम मैनेज नहीं हो पाया, तो फिर आप वापस जाके उस चीज को कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा ट्रेट है, तो मतलब प्रेजेंस ऑफ और माइंड है आपका। हाँ, और कभी कभी टी पे भी जैसे ऐसे लाइन डालना हाँ होता है हाँ, ना, तो जल्दी में वो भी कभी मिस हो जाता है, बट फिर बाद में आई गो, आई चेक एवरीथिंग एंड आई पुट, ये दैट होता है। मीन्स आपका जो फ्लो ऑफ थॉट्स है, जो कनेक्टिविटी है वो अच्छी है। या बिकॉज आई डोंट वांट द कनेक्टिविटी टू ब्रेक, फिर मैं भूल जाती हूँ, तो इससे अच्छा पहले लिख तो लूँ सब्जेक्ट को, फिर बाद में उसमें जो है वो करेक्ट करें, हाँ तो ऐसे होता है। कनेक्टिविटी अच्छी है तो आप पीछे जाके लिख रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो भूल गए, उनको पता ही नहीं है कि आई का डॉट मिसिंग है, टी का क्रॉस बार मिसिंग है, तो ऐसे लोग एब्सेंट माइंडेड, तो इसलिए हम बोलते हैं कि रेशियो देखेंगे हम, ऐसा एक बार अगर आप भूल गए तो नहीं, अगर बहुत सारे आई है, बहुत सारे जे है स्मॉल, और उसमें से पूरे हैंडराइटिंग सैंपल, इसीलिए तो 1.5 पेज का हैंडराइटिंग सैंपल जरूरी है, क्योंकि उसमें हमें मिलता है ना, कभी कभी कोई ऐसे अल्फाबेट होते हैं जो इतने कम वर्ड्स में होते हैं, जैसे जेड है, क्यू है, वो उसकी हाँ, फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, तो जब तक हम 1.5 पेज 2 पेज का मतलब पूरा टोटल प्रॉपर सैंपल नहीं लेते हैं, तो अगर हमें उससे रिलेटेड कुछ देखना होता है तो फिर हमारे पास शॉर्ट पड़ जाता है। और आई है, ये सब वावल्स वगैरह पूरा अच्छा काउंट में होता है, तो रेशियो देखना पड़ता है कि अगर आई का डॉट मिसिंग है, तो इतने सारे आई में 50-60 आईज में कितने मिसिंग है, एक आध है इग्नोर, अगर 5-6 से ज्यादा हो रहे हैं मतलब टेंडेंसी कहीं ना कहीं आ रही है, तो ये सब ओके। प्रिंसिपल्स हैं ग्राफोलॉजी के, कब कहाँ देखना है वो करते करते एक्सपीरियंस से आ जाता है, बट किसी भी चीज को हम फिक्स्ड माइंडसेट से नहीं देखेंगे, अरे इनका डॉट मिसिंग मतलब ये तो एब्सेंट माइंडेड है, ऐसे हम कंक्लूड नहीं करते हैं, बाकी पैरामीटर्स भी देखते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू। वेलकम। आर्यन जी, आपका आपकी आवाज अगर आती है तो पूछ लीजिए। चलिए फिर आप बाद में पूछिए, और किसी का कोई डाउट नहीं है तो एंड कर सकते हैं। निशा मैम मेरे को पूछना था कुछ। हाँ पूछिए पूछिए।
तो मैम आपने ये लाइनिंग के लिए बोला, ये मेरे रजिस्टर का ही ऐसा पैटर्न था। कौन सा? अच्छा ठीक है, हाँ वो आपने क्लियर कर दिया। हाँ जी। दूसरा एक ब- चीज, मैं जब ये वेंटिंग को देख रहा था हम्म तो मैंने ना कहीं भी डॉट नहीं लगाया, लाइन जहाँ पे खत्म हुई पूरी, हम्म। जितना भी पेज नहीं। हाँ तो आपकी एक्टिविटी एंड नहीं हो रही। फुल स्टॉप हम लगाते हैं एंड करने के लिए ना। और जैसे मेरा लाइन टू लाइन स्पेस भी है ज्यादा, वर्ड टू है ही, लाइन टू लाइन भी है। हाँ आप तो सीखेंगे, आप तो एडवांस में है ऑलरेडी, ये सब सीखेंगे डिटेल। हाँ जी। आई और कोई आई सजेशन जैसे हाँ आई से रिलेटेड कुछ है तो पूछिए। हाँ हाँ जी तो मैडम, आ आगे गई आवाज। पहले आर्यन जी को बोल लेने दीजिए, है ना, उनकी आवाज नहीं आएगी फिर बाद में। आप बोलिए आर्यन जी। मैडम ये अभी बैकबोन का बता रहे थे ना, आई से पता लगता है, वो कैसे पता लगता था? मेरे को सुनने बंद हो गया था, इधर नेट की प्रॉब्लम आ गई थी। तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए, बहुत काफी लंबा डिस्कशन हुआ उसके बारे में। ठीक है, रिकॉर्डिंग में दे दूंगी। कल वाली रिकॉर्डिंग अभी इसके बाद में पोस्ट कर देती हूँ, और आज की रिकॉर्डिंग भी इवनिंग तक में आ जाएगी, तो आप देख लीजिए ना, फिर तो उसमें बड़ा एक्सप्लेनेशन। और आर्यन जी, आपके लिए आपका इतने मल्टीपल एक्टिविटीज में आप ये हो जाते हैं कि आपको टाइम मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। सुने आपने सुना? चलिए ठीक है, इंद्रजीत जी आप बोलिए। आई, जैसे मैं देख रहा हूँ, कभी मैं आगे की तरफ झुका हुआ है, कभी नीचे से वो टूट गया है, ऐसा मतलब है। हाँ, मतलब हाँ जी। आई कभी सामने की तरफ है, कभी पीछे की तरफ है ना। तो कभी कभी जी हाँ। वैसे तो उतना हम स्लैंट एक टॉपिक है, वो भी एक एलिमेंट है। तो आपका देखिए, जहाँ पे नीचे कट हो रहा है ना, जहाँ नीचे कट हो रहा है वहां पे इन प्रॉपर टर्म्स अगर मैं बोलूंगी तो उसको वैसे सेंस में मत लीजिए, बट कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से? फादर से अगर कट हो रहा है, तो ऊपर से कट हो रहा है तो कॉन्फ्लिक्ट विथ मदर। ठीक है, तो कहीं ऊपर हो रहा है कहीं नीचे हो रहा है, आपके भी आई में पैस्टोसिटी है, आपके भी पीपीआई में पैस्टोसिटी है। वो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ नहीं हो झुक रहा है, लेफ्ट या राइट की तरफ। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, आपका जो ऊपर का जो बार बन रहा है वो एलिवेटेड है, तो मदर फादर ऑप्टिमिस्टिक अगर हम बोलेंगे तो मदर एंड फादर ऑप्टिमिस्टिक। कभी कभी इम्प्रूवमेंट वाला कर्व बन रहा है। अभी आप तो ये सब जानते ही हैं, रिस्ट आवाज वॉच नहीं। में भी ये सब था, रिस्ट वॉच में भी ये सब का है ना, इम्प्रूवमेंट वाला, एक्सक्यूज वाला। तो वो आप तो देख सकते हैं अपना। इसको है ना, क्लिप पीपीआई भराना, में पीपीआई चिप में से भराना, आपका नीचे गिर जाता है। पीपीआई में आपका पेस्टोसिटी है, तो वो आप देखिए क्या बता रहा है। वैसे तो ठीक ठाक हूँ मैम, अभी तो ऐसा कुछ नहीं प्रॉब्लम। हाँ तो आप फिजिकली एक्टिव है, अगर फिजिकली एक्टिव है तो नहीं है, बट माइंडसेट में है। अब जब आप बैठ जाएंगे या फिर आप ज्यादा बाहर नहीं जाएंगे या फिजिकल एफर्ट्स नहीं लेंगे या टेढ़ा मेढ़ा सो जाएंगे, तो वो टाइम पे हो सकता है कि एक देखने को मिले। बट आपके पेस्टोसिटी काफी ज्यादा में है, तो ये पेन का भी फैक्टर हो सकता है, जो पेन से फ्लो हो रहा है उसका भी फैक्टर हो सकता है। तो वो भी हम बाकी अल्फाबेट्स को जब एनालाइज करेंगे तब देखेंगे क्या पेस्टोसिटी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा। बाकी मुझे मैम पहले से कुछ इम्प्रूवमेंट है, जैसे पहले भी आपने देखी हुई है। हाँ मुझे याद नहीं है, मेरे को कंपेयर करके देखना पड़ेगा। हाँ लाइन स्पेसिंग आपकी ज्यादा है, तो आप टाइम को मैनेज कर पाते हैं। लाइन स्पेसिंग में टाइम मैनेजमेंट होता है, लाइन स्पेसिंग टाइम मैनेजमेंट, तो ये जो टाइम को आपने मैनेज मदर कर की पाते हैं। लाइन स्पेसिंग, हाँ तो टाइम मैनेज करना मदर से ही आता है। आप अगर बचपन में बहुत देर तक पानी में खेल रहे होंगे तो वही आएगी आपको लेके जाएगी कि इतना टाइम हो गया, अभी पढ़ने बैठना चलो। तो कौन लाइन पे लाएगा, डिसिप्लिन कौन सिखाएगा, है ना। टाइम मैनेजमेंट निशा तो जी, हाँ ये जो जी, लाइन स्पेस आपने बताया, तो वो हर एक सेंटेंस में लाइन या हर एक वर्ड्स में लाइन स्पेस? सेंटेंस सेंटेंस। सेंटेंस तो जब सेंटेंस। लाइन बोलते हैं हम तो सेंटेंस के नीचे ही लाइन आता है, वर्ड के नीचे तो हाँ, पूरा वो अंडरलाइन हो जाता है, लाइन नहीं होती, बेस ओके, तो लाइन नहीं मेरा भी होती। सब इक्वल ही आ रहा है तो। हाँ तो बेस लाइन, हाँ तो अगर अच्छा स्पेस है हम्म। तो वो कैलकुलेट करना सीखेंगे हम कि कैसे कैलकुलेट करते हैं कि लाइन स्पेसिंग कितना है, वाइड है,
एक्स्ट्रा वाइड है, एवरेज है, आइडियल है, लेस है, एंटेंगल है, वो सारा लाइन, एक एक चीज को मैं बोल रही हूँ, एक एक एलिमेंट के लिए हमें कम से कम 1 से 1.5 दिन लग जाते हैं डिटेल में ठीक है। पढ़ने के। तो ऐसे तो वो आप देख, अपनी कोर्स में रहेगा ना ये सब हाँ चीजें? हाँ हाँ हाँ, गेस्टॉल्ट के काफी सारे रहेंगे 15 डेज वाले कोर्स, मैक्सिमम ठीक है। चीजें कवर हो। ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। इंद्रजीत जी आपका हो गया? जैसे मैं एक बात मैं पूछ रहा था, हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, हेलो। आ रही है, जैसे मैं आवाज आ रही प्रीवियस पेज, जैसे कोई प्रीवियस पेज में ओपन करूंगा तो उस पे जैसे मैंने लिखा होगा उसको ठीक करने की आदत है मेरी। जैसे सी खराब है तो ठीक कर दिया, ऊपर से क्रॉस बार ठीक नहीं उसको ठीक कर दिया, डॉट ओवर लगा राइट, दिया। ओवर राइट कर रहे हैं आप? हाँ, मतलब पुराना जो लिखा हुआ उसको ठीक करूंगा मैं बाद में जब भी देखूंगा। अच्छा, मतलब ओवर राइट कर रहे हैं या फिर नेक्स्ट में जाके अपने पास्ट से देख के कि इसमें यहाँ गलती है या इसको सुधारने की जरूरत है, तो नेक्स्ट में कॉन्शियस रह रहे हैं कि उसी को ओवर राइट कर रहे हैं? तो उसी को ओवरराइट करता हूँ। जैसे आपके नोट्स पढ़ने हैं मुझे आज हम्म, वरिष्ठ के, हम्म। तो उसमें जैसे मैं कहीं पे सी कुछ लिखा होगा टेढ़ा मेढ़ा, कोई डॉट नहीं लगाया होगा, तो उसको आज लगाऊंगा मैं। तो ये अच्छी उसी हैबिट है कि आप मतलब चीजों को करेक्ट करने में बिलीव करते हैं, चेंज चेंज के लिए आप रेडी हैं। क्या होता है, वही बच्चे मतलब। बच्चे जब पेंसिल से लिखते हैं उनको 3rd 4th स्टैंडर्ड तक पेंसिल ही दिया जाता है, क्योंकि उनकी टेंडेंसी होती है मिस्टेक्स करने की। जब टेंडेंसी उनकी होती है मिस्टेक्स करने की तो इरेजर दिया जाता है कि आप उसको करेक्ट करो। लेकिन जब आप पेन से लिखते हैं और फिर करेक्ट कर रहे हैं तो आपकी भी टेंडेंसी है मिस्टेक्स को करेक्ट करने की, तो आपकी लर्निंग हो रही है, यू आर रेडी टू लर्न। कुछ लोग होते हैं ना कि हाँ ठीक है लिख दिया तो लिख दिया, आगे से नहीं करेंगे, बट वो पास्ट में जाके उस चीज को करेक्ट करने का इंटेंशन रखना, वो बता रहा है ये। हाँ, यहाँ पे एक और चीज बोलती हूँ कि जो बच्चे होते हैं वो कभी कभी आप देखिए, जैसे रूपल जी की सैंपल में आप देखेंगे कि उनसे अगर कुछ एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो उन्होंने एक सिंगल लाइन से कट किया, लेकिन वर्ड्स विजिबल है, अल्फाबेट्स विजिबल है कि उन्होंने क्या गलती किया। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि उनकी गलती को कोई देखे, गलती छुपाने की आदत नहीं है, हाइडिंग टेंडेंसी नहीं है, राइट। है ना। मेरे बेटे की आदत थी, वो तो लिख रहा है पेंसिल से, अब उसकी माइंडसेट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि किसी भी तरीके से मुझे पता नहीं चलना चाहिए वो क्या कर रहा है। निशा जी, जब मैं छोटी थी ना तभी मुझे याद है कि मैं ऐसे उसपे फिर स्टार कर देती थी या थोड़ा डार्क कर देती थी, ऐसे हाँ, करती थी, बट धीरे धीरे करके फिर ये पैटर्न मेरे में खुद ही अपने आप डेवलप हो गया और ये मैं ऐसे ही कर देती हूँ अभी। तो आपका माइंडसेट चेंज हुआ, आपको फर्क हाँ नहीं पड़ता, हाँ। छुपाने लायक कुछ बचा नहीं, है ना, राइट। तो फिर वैसा हो गया। अब हाँ, तो मुझे मैं मुझे खुद को ऐसा अच्छा लगता है कि मैं ट्रांसपेरेंट रहूं, तो अपने आप ये पैटर्न डेवलप होने लगा है। अपने आप आ जाता है, आपके बिहेवियर में नेचर में जो होता है वो अपने आप पेपर पे आता राइट, है। थैंक ठीक है, यू। तो मेरे बेटे ने पेंसिल से उसने कुछ मिस्टेक कर दिया, तो उसके पास इरेजर एक टूल है कि वो मिटा ले फिर से लिख ले, बट वो मिटाने से पहले क्या करता है पता है, उसको और स्क्रैच कर देता है। मतलब हाइडिंग टेंडेंसी बहुत, उसके माइंडसेट से ये आ रहा है, ऐसा करने की जरूरत नहीं है बट वो ऐसा करने पे मजबूर हो रहा है और स्क्रैच कर देगा, फिर जाके इरेजर से मिटाए। तो ये एक नेगेटिव पैटर्न, हाइडिंग टेंडेंसी। और आप देखेंगे इससे पैस्टोसिटी भी डेवलप होती है। तो मुझे थोड़ा सा, मैं अथॉरिटेटिव पेरेंट हूँ, मुझे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, मेरे हस्बैंड लीनियंट है उसको लेके, बच्चे को लेके, तो मैं स्ट्रिक्ट हूँ। तो कहीं ना कहीं उसको फ्रीडम मिस हुआ है ऐसा लगता है, तो वो वहां पे स्क्रैच करके पेस्टोसिटी से बता रहा है और चीजें छुपा रहा है। और जब कभी स्केच पेन से या कुछ से लिखता है ना, तो आजकल वो, मैं मेरे पेरेंट्स के घर में आई हूँ तो नाना जी का मिल जाता है व्हाइटनर, फॉर्म वॉर्म कुछ भरते हैं तो अगर मिस्टेक हुआ तो व्हाइटनर लगाते हैं, तो व्हाइटनर भी लगाना स्टार्ट कर दिया। अब धीरे धीरे वो, अभी उसे रेकी लेवल 1 उसका हुआ है, तो वो प्रैक्टिस वगैरह कर रहा है। हैंडराइटिंग की, जो हैंडराइटिंग प्रैक्टिस नहीं, पैटर्न से थेरेपी चल रही है उसकी, तो काफी इम्प्रूवमेंट है। अभी भी कुछ कुछ है जो धीरे धीरे होंगी, बस 10 डेज ही हुआ है तो अच्छा प्रोग्रेस है, तो इसलिए मैं मतलब
चाहती हूँ कि इस चीज को जो मुझे रिजल्ट मिला है वो डूएबल है। ऐसा नहीं है कि बच्चा एक बार रास्ते से डाइवर्ट हो गया तो उसे वापस नहीं ला सकते। कॉन्शियस एफर्ट से और उनको अंडरस्टैंड करके हम कर सकते हैं। और निशा जी, कल के लिए होमवर्क कुछ है क्या? होमवर्क ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये जस्ट आपको पूरा ओवरऑल इसके बारे में पता चलेगा कि जो भी क्लैरिटी नहीं थी वो क्लैरिटी मिलेगी 5 डेज में। तो 2 दिन हो गए हैं और 3 दिन में हम बच्चों के पैटर्न को लेके कुछ देखेंगे। फाइनल डे हम ड्राइंग देखेंगे, ठीक है। ग्राफ के बारे में जब हमने बात किया तो ड्राइंग देखेंगे फाइनल डे, और फाइनल डे थोड़े से पैटर्न की रेमेडीज देखेंगे। 4th डे हम थोड़ा सा सिग्नेचर देखेंगे। ओके, तो कल ठीक है। हमें ऐसे ही कुछ रिटर्न में कुछ नहीं करना है ना? रिटर्न में कुछ नहीं लगेगा। अगर आप सैंपल लिख ओके, के रखना चाहते हैं वो लिख के रख सकते अच्छा ठीक है। हैं। कल मैं थोड़ा सा पेज कॉन्सेप्ट वगैरह बताऊंगी, इसका मीनिंग क्या होता है पेज में जब हम लिखते हैं, वो सब बताऊंगी। प्लस मार्जिन के बारे में थोड़ा, गेस्टॉल्ट मेथड में क्या क्या हम देखते हैं ना, मार्जिन से आप कितना चीज बता सकते हैं। फिर वो जो पेज का जो कॉन्सेप्ट है ना बेसिकली वो, और थोड़े से और चीजें बताऊंगी। तो ऐसे ये ठीक है, सेट है कि पेज कॉन्सेप्ट जो चीजें ना नेसेसरी है वो बताऊंगी। ठीक है, थैंक ठीक यू। है, ठीक है। तो फिर एंड करें। हाँ जी।